BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 311 आत्मा कौशल। हे आम लोगों को स्वाभाविक रूप से पदभार संभालने से पहले लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। आखिरकार 8 महान बुजुर्गों को 8वें स्तर के कीमियागर होना चाहिए। भले ही किसी की आत्मा आपकी तरह आत्मा के दायरे से बाहर निकल जाए, लेकिन उनकी कीमिया कौशल नहीं टिक सकती। लेकिन आप अलग हैं। आपने पिछली बार पहले ही 8वें स्तर की ताकत का प्रदर्शन किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप पदभार संभाल सकते हैं। बेशक, अगर आपको लगता है कि यह बहुत अचानक है, तो आप कुछ समय के लिए अनुकूलन करना चुन सकते हैं। हालांकि आपको इस पर विचार करना चाहिए। 8 महान बुजुर्गों में से एक के रूप में सफल होने के बाद लाभों का आनंद लेने के अलावा आपको पूरा करने के लिए दायित्व भी हैं। जुबान कोंगजी ने उसे याद दिलाया। जियाओ मिंग ने शब्दों पर थोड़ा सिर हिलाया। दुनिया में मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं है। लाभों का आनंद लेते समय ऐसे दायित्व थे जिन्हें पूरा करना ही था, जो स्वाभाविक था। वह इसके लिए मानसिक रूप से भी तैयार था। हालांकि उसे तुरंत पदभार संभालने की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह बाहर जाने की योजना बना रहा था। जियाओ मिंग ने अपने विचार व्यक्त किए। बूढ़े जुबान, मैं कुछ समय बाद कार्यभार संभालना चाहता हूँ। कुछ दिनों में मैं बाहर जा रहा हूँ। ओह, उस मामले में यह आप पर निर्भर है। जुबान कोंगजी थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने जियाओ मिंग के बाहर जाने के कारणों के बारे में नहीं पूछा। यदि आपको कोई खतरा होता है, तो आप हमारे पिल टॉवर का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंट्रल प्लेन्स की अधिकांश सेनाएं अभी भी हमें मुंहतोड़ जवाब देंगी, जुबान कोंगजी ने कहा। न केवल उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि सेंट्रल प्लेन्स में शायद ही कोई ऐसी सेना थी जो पिल टॉवर का सीधे सामना कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिल टॉवर ने सेंट्रल प्लेन्स के अधिकांश कीमियागरों को भर्ती किया था और उसका आकर्षण बहुत ज्यादा था। पिल टॉवर का उल्लेख किए बिना भी 8वें दर्जे के कीमियागर के रूप में जियाओ मिंग की ताकत बहुत से लोगों को डराने के लिए पर्याप्त थी। मैं समझता हूँ, जियाओ मिंग ने सिर हिलाया और जुबान कोंगजी ने हल्के से मुस्कुराया। हालांकि आपने 8 महान बुजुर्गों में से एक के रूप में तुरंत सफल होने का विकल्प नहीं चुना है, लेकिन ये केवल समय की बात है। मैं आपको 8 महान बुजुर्गों में से एक बनने के कुछ लाभों के बारे में बताता हूँ। जुबान कोंगजी के बोलने के साथ जियाओ मिंग को धीरे धीरे 8 महान बुजुर्गों की शक्तियों और जिम्मेदारियों की ठोस समझ हासिल हुई। इसमें कोई संदेह नहीं था कि पिल टॉवर के 8 महान बुजुर्ग सभी शक्तिशाली व्यक्ति थे। जियाओ मिंग को छोड़कर उपस्थित सभी लोग डू वेनेरेट स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति और 8वें स्तर के कीमियागर थे। स्वाभाविक रूप से वे हर दिन तुच्छ मामलों से निपटने में नहीं बिता सकते थे। केवल प्रमुख घटनाओं के मामले में, जैसे कि 5 महान कुलों का मूल्यांकन, एल्डर चयन और सेंट्रल प्लेन्स में अन्य ताकतों के साथ संघर्ष, कोई व्यक्ति उनकी अध्यक्षता करता हुआ दिखाई देता था। 8 महान बुजुर्गों के अधीन कई साधारण बुजुर्ग और प्रबंधक थे। सामान्य समय में 8 महान बुजुर्गों में से केवल 3 को मुख्यालय में रहने की आवश्यकता होती थी और अन्य बाहर जाने के लिए स्वतंत्र थे। ये कहा जा सकता है कि वे बहुत इत्मीनान से थे। जब लाभ की बात आती थी, तो वे बेहद उदार भी थे। 8 महान बुजुर्ग किसी भी समय पिल टॉवर के पुस्तक संग्रह तक पहुंचने के लिए योग्य थे। पिल टॉवर के हर्ब वेयरहाउस से कुछ औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकते थे। मेडिसिन हॉल में पिल रेसिपी तक पहुंच सकते थे। डू तकनीक मंडप में प्रवेश करने का अधिकार था, और यहां तक कि बाहर यात्रा करते समय पिल टॉवर की शक्ति को बुलाने की क्षमता भी थी। 8 महान बुजुर्गों के लिए ऐसे अधिकार होना सामान्य बात थी, क्योंकि वे पहले से ही पिल टॉवर के उच्च स्तरीय सदस्य थे। इन मामलों पर संक्षेप में चर्चा करने के बाद जियाओ मिंग को क्यू लिंग द्वारा दूसरे स्थान पर ले जाया गया। जैसे जैसे उनके कदमों की आवाज़ धीरे धीरे कम होती गई, माहौल एक पल के लिए शांत हो गया। थोड़ी देर बाद जुबान जी ने अपनी चिंता व्यक्त की। क्या उसे तुरंत ये विशेषाधिकार देना बुद्धिमानी है? हम उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। अन्य बुजुर्गों ने कहा। हाँ, हालांकि जियाओ मिंग प्रतिभाशाली है, फिर भी हमें उसे ऐसे विशेषाधिकार देने से पहले कुछ समय तक उसका निरीक्षण करना चाहिए। जुबान कोंगजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हमने पहले ही जांच कर ली है और पता लगा लिया है कि जियाओ मिंग जियानान अकादमी से आता है, और उसकी पृष्ठभूमि का पता लगाया जा सकता है। ज्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियानान अकादमी। ये सुनने के बाद 8 महान बुजुर्गों को अब संदेह नहीं रहा। डू क्यूई महाद्वीप में शीर्ष अकादमी के रूप में जियानान अकादमी अभी भी सेंट्रल प्लेन्स में एक निश्चित प्रतिष्ठा रखती थी। चूंकि जियाओ मिंग वहां से आया था, इसलिए संदेह करने की कोई बात नहीं थी। वे शुरू में संशय में थे, क्योंकि जियाओ मिंग का अचानक प्रकट होना बहुत ही अप्रत्याशित था, लेकिन अब जब उसकी पृष्ठभूमि की पुष्टि हो गई थी, तो उनके पास आपत्ति करने का कोई कारण नहीं था। इसके बजाय उन्होंने जियाओ मिंग जैसे इस तरह के विलक्षण व्यक्ति का पिल टॉवर में शामिल होने के लिए गर्मजोशी से स्वागत किया। ... बेशक, जियाओ मिंग जो चला गया था, उसे जुबान कोंगजी और अन्य बुजुर्गों के बीच उसके बारे में हुई चर्चा के बारे में पता नहीं था। इस समय उसे क्यूलिंग के हाथ से एक नीला जेड टोकन और एक बैज मिला।
यह 8 महान एल्डर जेड टोकन और एक निम्न श्रेणी के 8वें स्तर के कीमियागर का बैज है कि यूलिंग समझ गया कि जियाओमिंग क्या सोच रहा था और उसने कहा, क्या 8 महान एल्डर जेड टोकन मुझे पहले से दिया गया है? जियाओमिंग ने पूछा, क्योंकि यह 8 महान एल्डर का प्रमाण पत्र था और उसने अभी तक एल्डर के रूप में कार्यभार नहीं संभाला था। यह एसोसिएशन के प्रमुख जुवान कोंगजी का इरादा है, कि यूलिंग ने मुस्कुराते हुए समझाया। जियाओमिंग आश्चर्यचकित था और उसने सिर हिलाया। कृपया मेरे लिए ओल्ड जुबान का शुक्रिया अदा करें, फर्स्ट एल्डर की यूलिंग। मैं उन्हें आपका आभार व्यक्त करूंगा। ओह, और ये ले लो। आपको इसका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, कि यूलिंग ने कहा और उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक स्क्रॉल निकाला और उसे सौंप दिया। जियाओमिंग ने कुछ संदेह के साथ स्क्रॉल स्वीकार किया और इसे स्कैन किया, केवल उस पर लिखे 5 बड़े अक्षरों को देखकर चौंक गया, सोल स्किल, सोल स्पिरिट लॉग। एक सोल स्किल, जियाओमिंग ने बड़बड़ाया। हाँ, कीमियागरों की आत्माएं असामान्य रूप से मजबूत होती हैं। अगर प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो उनकी आत्मा शक्ति एक साधक की डूक्यूई से कमज़ोर नहीं होती। ये सोल स्पिरिट लॉग भी एक बहुत अच्छा सोल स्किल है। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं और वापस जाने के बाद अगर आप विशेष रूप से रुचि रखते हैं तो आप ब्राउज करने के लिए सोल टेक्निक पवेलियन जा सकते हैं। लेकिन याद रखें, इन सोल स्किल्स और डू टेक्निक को बाहर प्रकट करने की अनुमति नहीं है, कि यूलिंग ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए समझाया। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, प्रथम एल्डर की यूलिंग। अगर मुझे मौका मिला तो मैं सोल टेक्निक पवेलियन का दौरा करूंगा, जियोमिंग ने कृतज्ञता के साथ उत्तर दिया। वह लंबे समय से सोल स्किल्स के बारे में उत्सुक था और उसे सुखद आश्चर्य हुआ कि यूलिंग उसे सीधे एक दे सकता है। अब आप चारों ओर देख सकते हैं और पिलटॉवर मुख्यालय से परिचित हो सकते हैं। यूलिंग को जाते हुए देखकर जियाओमिंग ने अपने हाथ में स्क्रॉल को कस लिया, लेकिन तुरंत उस पर नजर नहीं डाली। इसके बजाय उसने इसे अपने स्टोरेज रिंग में रखना चुना। अपनी कमर पर 8 महान एल्डर जेड टोकन लटकाने के बाद जियाओमिंग पिलटॉवर के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। अपने टहलने के दौरान उसे कई गश्ती दल और एल्डर पोशाक पहने कीमियागरों की टीमें मिलीं। जब उन्होंने जियाओमिंग को देखा तो वे कुछ देर के लिए दंग रह गए, लेकिन उसकी कमर पर 8 महान एल्डर जेड टोकन को देखने के बाद वे समझ गए कि वह कौन था। केवल जियाओमिंग जितना युवा व्यक्ति जिसने हाल ही में 8वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत किया है, 8 महान बुजुर्गों में से एक बन सकता है। यह महसूस करने के बाद सभी ने उसे मुस्कुराहट के साथ बधाई दी और जियाओमिंग स्वाभाविक रूप से उन्हें अनदेखा नहीं कर सका और मुस्कुराहट का जवाब दिया। इससे वे आश्चर्यचकित हो गए कि जियाओमिंग वास्तव में अफवाह के अनुसार था, बिना किसी अहंकार के। जियाओमिंग पिलटॉवर के इर्द गिर्द बेमतलब नहीं घूम रहा था। वह हर वेयरहाउस की तलाश कर रहा था। हालांकि पिलटॉवर इतना बड़ा था कि उसे आखिरकार उसे खोजने से पहले दिशा निर्देश पूछने पड़े। स्टोरेज एल्डर को टोकन दिखाने के बाद उसे अंदर जाने की अनुमति दी गई। हर्ब वेयरहाउस में प्रवेश करने पर जियाओमिंग अपने सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गया। हर 2 मीटर पर 20 मीटर ऊंची हर्ब रैक थी और रैक की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वह उनका अंत भी नहीं देख पा रहा था। जियाओमिंग वास्तव में ईर्ष्यालु था और उसे लगा कि उसका संग्रह इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया और अपनी ज़रूरत की जड़ी बूटियों की तलाश करने लगा। अध्याय 312, पवित्र गोली शहर छोड़ना। जियाओमिंग जड़ी बूटी के गोदाम में ज़्यादा देर तक नहीं रुका और वह जो ढूंढ रहा था उसे ढूंढने के बाद वहां से चला गया, कुछ दुर्लभ सामग्री जिसका इस्तेमाल स्पिरिट पोशन पाउडर को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। उसकी फसल काफ़ी अच्छी थी क्योंकि गोदाम में वाकई कुछ औषधीय सामग्री थी जिसका इस्तेमाल स्पिरिट पोशन पाउडर को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। जियाओमिंग ने उनमें से बहुत ज़्यादा नहीं लिया, सिर्फ 3 तरह की औषधीय सामग्री ली जिन्हें पाना अपेक्षाकृत मुश्किल था। आखिरकार, हालांकि 8 महान बुजुर्गों के पास औषधीय सामग्री लेने का अधिकार था, लेकिन स्पिरिट पोशन पाउडर को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री बेहद कीमती थी। आधिकारिक तौर पर पद संभालने से पहले उनमें से बहुत ज़्यादा का इस्तेमाल करना उसके लिए उचित नहीं था। गोदाम के बुजुर्ग के पास पंजीकरण करने के बाद जियाओमिंग उन औषधीय सामग्रियों के साथ चला गया। अपने घर लौटकर जियाओमिंग सीधे अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठे हुए उसने खुद को एडजस्ट करने के लिए एक पल लिया और फिर हल्के भूरे रंग का एक स्क्रॉल पकड़ा। ये वही स्क्रॉल था जो उसे पहले यूलिंग ने दिया था। स्क्रॉल खोलते ही उसमें से ऊर्जा की एक अदृश्य लहर निकली। ये लहर हर कीमियागर के लिए जानी पहचानी थी, एक आत्मा छाप की आभा। स्क्रॉल पर कोई शब्द नहीं थे, केवल कुछ थोड़े विकृत अदृश्य सिलवटें थीं। ये देखकर जियाओमिंग ने स्क्रॉल को अपने माथे पर रखने से पहले एक पल के लिए सोचा। जैसे ही स्क्रॉल ने उसके माथे को छुआ, जानकारी की एक विशाल लहर उसके दिमाग में ज्वार की लहर की तरह भर गई। एक बार जब जानकारी का प्रवाह कम हो गया तो उसने धीरे से स्क्रॉल को नीचे रखा और जानकारी की अजीबोगरीब धारा को व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया। छंटाई की प्रक्रिया काफ़ी समय तक चली और जब उसकी थोड़ी बंद आंखें धीरे धीरे खुलीं तो उनमें एक हल्की सी चमक दिखाई दी।
जानकारी की यह धारा कोई और नहीं बल्कि सोल स्पिरिट लॉक के बारे में जानकारी थी। प्राचीन समय में सोल स्किल्स और डू तकनीक दोनों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था: तियान, डी, जुबान और हुआंग। सोल स्पिरिट लॉक एक लो डी सोल स्किल था जो उच्चतम वर्ग नहीं था लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा डू तकनीक के विपरीत इन दिनों सोल स्किल्स की दुर्लभता के कारण वे आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकते हैं। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सोल स्पिरिट लॉक धीरे धीरे उसे यह समझने में मदद कर सकता था कि पहले की तरह लड़ने के लिए अपनी आत्मा की कच्ची ताकत पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आत्मा शक्ति का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए। अगर जियाओ मिंग के पास कई तरह के उच्च श्रेणी के सोल स्किल्स होते तो वह अकेले अपने सोल दायरे के साथ एक डू वेनेरेट के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो सकता था। कई डू वेनेरेट के सोल दायरे अभी तक स्पिरिट दायरे तक नहीं पहुंचे हैं। सोल स्पिरिट लॉक का उपयोग करने के बाद सोल पावर को सोल चेन में संघनित किया जा सकता है ताकि दुश्मन की आत्मा को कोड़े से मारा जा सके और रोका जा सके, सोल पैलेस के रक्षकों के हमलों के समान। ये सोल स्किल डू तकनीक लॉन्च करने के तरीके से वास्तव में अलग है। जब जियाओ मिंग ने सोल स्पिरिट लॉक पर विचार किया तो उसे एहसास हुआ कि जबकि केवल कुछ चुनिंदा डू तकनीकों के लिए विशिष्ट हैंड सील की आवश्यकता होती है, इस सोल स्किल का प्रभावी उपयोग पूरी तरह से हैंड सील समन्वय पर निर्भर था। इसके अलावा जैसे जैसे हैंड सील बदलती हैं, सोल पावर को सील की हरकतों का अनुसरण करने वाले एक विशिष्ट प्रक्षेपवक्र के साथ अभिसरण करने की आवश्यकता होती है। हालांकि जैसा कि कहावत है, सभी रास्ते रोम की ओर जाते हैं। इस आत्मा कौशल में डू तकनीक के साथ कई समानताएं थीं। इसके अलावा जियाओ मिंग हाथ की मुहर बनाने में बहुत अच्छा था, इसलिए यह चीज़ उसके लिए मुश्किल नहीं थी। एक गहरी सांस लेते हुए जियाओ मिंग ने धीरे धीरे अपने दिमाग को एकाग्र किया और उसकी हथेली धीरे धीरे फैली, फिर उसके दिमाग में हाथ की मुहरों के अनुसार धीरे धीरे बदलने लगी। जियाओ मिंग की हाथ की मुहरें काफ़ी धीरे धीरे बदलीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसकी भौहों के बीच की आत्मा शक्ति भी धीरे धीरे बाहर निकली और हाथ की मुहरों में बदलाव के साथ संघनित हो गई। कमरे में जियाओ मिंग ने अथक रूप से बार बार हाथ की मुहरों का अभ्यास किया। हालांकि इस तरह की साधना उबाऊ थी, लेकिन यह आवश्यक थी। आखिरकार चाहे वह आत्मा कौशल का अभ्यास हो या डू तकनीक, उन्हें पूरी तरह से महारत हासिल करने का एकमात्र तरीका मेहनती अभ्यास के माध्यम से था। अपने अभ्यास के दौरान जियाओ मिंग के होठों से एक धीमी सी बुदबुदाहट की ध्वनि निकली जब वह मंत्र दोहरा रहा था, आत्मा के शिखर तक पहुंचो, ध्यान में स्थिरता को अपनाओ, मन को सभी विकर्षणों से मुक्त करो, आत्मा को शून्यता में लीन करो, आत्मा को संयमित करो और हृदय को शुद्ध करो। इस मंत्र के मार्गदर्शन में कमरे में जगह थोड़ी सी हिलने लगी। धीरे धीरे आसपास की जगह से पीली आध्यात्मिक ऊर्जा की पतली धारें बाहर निकलकर जियाओ मिंग के माथे पर बहने लगीं। 2 दिन बीत चुके थे और जियाओ मिंग के कमरे के बाहर सूरज चमक रहा था। आदरणीय तियान हुओ ने अपने चमकीले लाल लबादे में सजे हुए दरवाजे पर दस्तक दी। कृपया अंदर आएं, जियाओ मिंग ने जवाब दिया। एक चरमराहट के साथ दरवाज़ा खुला और कमरे में चमकीली धूप भर गई, जिससे अंदर का अंधेरा दूर हो गया। आदरणीय तियान हुओ ने देखा कि जियाओ मिंग वहां खड़ा था, ऊर्जावान दिख रहा था और अपने 2 दिनों के एकांतवास से बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था। उसके बगल में उसके शरीर से भुजाओं जितनी मोटी 6 अलौकिक जंजीरें निकली हुई थीं और अजगर की तरह ऐंठ रही थीं। क्या यह एक आत्मा कौशल है? आदरणीय तियान हुओ की नज़र तेज थी और उन्होंने जियाओ मिंग के शरीर पर जंजीरों को पहचान लिया। हाँ, यह एक आत्मा कौशल है जो मैंने पिलटॉवर से प्राप्त किया है, जियाओ मिंग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ याओ, इसे आजमाना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर, आदरणीय तियान हुओ ने मना नहीं किया। ये सुनकर जियाओ मिंग ने अचानक हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई। प्रत्येक मुहर के साथ उसकी विशाल आत्मा शक्ति उसके माथे से बिजली की तरह फूट पड़ी। 6 जंजीरें याओ तियान हुओ की ओर जहरीले सांपों की तरह झपटी और उसके भागने के सभी रास्तों को अवरुद्ध करने के लिए आपस में जुड़ गईं। हालांकि आदरणीय तियान हुओ पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, हवा में बह रही विशाल अदृश्य शक्ति को घूरते हुए। एक तेज गति से उन्होंने अपनी दाहिनी हथेली उठाई और उग्र लाल ऊर्जा की एक लहर बाहर निकली। धमाका! अदृश्य आत्मा जंजीरों के याओ तियान हुओ की दाहिनी हथेली से टकराने पर कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ जो डू क्यूई में लिपटी हुई थी। टक्कर के कारण छोटी सी जगह में एक धीमी दबी हुई आवाज़ गूंज उठी। टक्कर के बावजूद कोई ऊर्जा तरंग नहीं थी। जैसे ही आदरणीय तियान हुओ ने हथेली से वार किया, उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। आत्मा श्रृंखला पर बल बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन टक्कर के दौरान उन्हें अभी भी अपने सिर में हल्का दर्द और चक्कर महसूस हुआ, जिससे वह एक कदम पीछे हट गए। क्या आप ठीक हैं, सीनियर याओ? जियो मिंग ने चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूँ, आदरणीय तियान हुओ ने खुद को संभालते हुए और अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। हालांकि आदरणीय तियान हुओ की आत्मा भी आत्मा क्षेत्र में थी और उनकी साधना जियो मिंग की तुलना में अधिक थी, फिर भी वे जियो मिंग के हमले से लड़खड़ा गए, जिससे उन्हें थोड़ा भावुक महसूस हुआ।
आपका आत्मा कौशल वास्तव में उल्लेखनीय है। यदि किसी डू वेनेरेट के स्तर से नीचे और 8वें रैंक से नीचे के सोल दायरे वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी आत्मा को सीधे बाहर निकाल दिया जाएगा, जिससे वे प्रतिरोध करने में असमर्थ हो जाएंगे। जियाओ मिंग ने अपने सोल स्किल की आक्रमण शक्ति से प्रसन्न होकर सिर हिलाया। शेष सोल पावर को वापस लेने के बाद उन्होंने वेनेरेबल तियान हुओ की यात्रा के कारण के बारे में पूछताछ की। वरिष्ठ याओ, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैंने अपनी ताकत को 5 सितारा डू वेनेरेट के बराबर कर लिया है। फंगस ग्रीन पिल कारगर साबित हुई है। बधाई हो। जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए उसे बधाई दी और खड़ा हो गया। उस स्थिति में हमारे लिए पवित्र पिल सिटी को छोड़कर यात्रा पर जाने का समय आ गया है। हम कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, चलो पहले फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज पर चलते हैं और फिर जियान, एर और किंगलिन को ढूंढते हैं। अध्याय 313 गिरती हुई थंडर पर्वत श्रृंखला। जियाओ मिंग गिरती हुई थंडर पर्वत श्रृंखला में जाना चाहता था। इसका कारण आकाशीय दानव कठपुतली को विकसित होने देना था। उसने शुरू में पवन बिजली पर्वत श्रृंखला में जाने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। भले ही पवन बिजली पर्वत श्रृंखला पूरे साल काले बादलों से ढकी रहती थी, फिर भी यह बिजली की शक्ति के मामले में गिरती हुई थंडर पर्वत श्रृंखला से कमतर थी। गिरती हुई थंडर पर्वत श्रृंखला मध्य क्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित थी। वहां का इलाका काफी अनोखा था, शायद इसकी ऊंचाई या अन्य कारणों से, क्योंकि लगातार गरज के साथ क्षेत्र में बादल छाए रहते थे। गिरती हुई थंडर पर्वत श्रृंखला के बाहर आसमान में 2 प्रकाश की धारियां चमकती हुई सितारों की तरह चमकी और जल्द ही एक पर्वत शिखर पर उतरती हुई 2 आकृतियों में बदल गईं। उन्होंने अपना सिर नीचे किया और नीचे चींटी जैसी भीड़ को देखा। जो आकृतियां पहुंची वे जियाओ मिंग और आदरणीय तियान हुओ थीं। ची, जैसे ही वे उतरे उनके पैरों पर छोटे छोटे विद्युत चाप दिखाई दिए। यहाँ बिजली की विशेषता बहुत समृद्ध है। याओ तियान हुओ ने लगभग वनस्पति रहित भूरे सफ़ेद पर्वत श्रृंखला को देखा, फिर अपने पैरों के नीचे बिजली के चापों को देखा, कुछ आश्चर्यचकित। फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज अक्सर बिजली के हमलों को आकर्षित करती है। इन बिजली के हमलों की शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अगर यहाँ हर साल गरज के साथ बारिश नहीं होती तो विंड लाइटनिंग पवेलियन का मुख्यालय विंड लाइटनिंग माउंटेन रेंज के बजाय यहाँ बनाया जा सकता था। जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में विंड लाइटनिंग पवेलियन ने अपना मुख्यालय यहाँ क्यों नहीं बनाया? इसके अन्य कारण भी थे। उदाहरण के लिए, ये साउंड वैली का क्षेत्र है और उनके लिए हस्तक्षेप करना मुश्किल था और इसी तरह। याओ तियान हुओ ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया, फिर उसकी आंखें अचानक भीड़ की ओर और फिर सोच समझकर पर्वत श्रृंखला के केंद्र की ओर देखने लगीं। ये सतह पर जितना बेजान लगता है उतना नहीं लगता। वरिष्ठ याओ, आपकी आंखें बहुत तेज हैं। जियाओ मिंग को फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज के बारे में बहुत कुछ पता था, जैसा कि सिम्युलेटर में पहले ही बताया जा चुका था। गिरती हुई थंडर पर्वत श्रृंखला उन लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है जो बिजली की विशेषता वाले डू क्यूई की खेती करते हैं। इसलिए हर साल जब ये गरज के मौसम के अलावा होता है तो केंद्रीय मैदानों में इस जगह पर आने वाले लोगों की अंतहीन धाराएं होती हैं। इसके अलावा केंद्रीय क्षेत्र में एक विशेष बिजली जानवर है जो एक प्रकार की बिजली की गोली बनाता है जो बेहद मूल्यवान है। कई भाड़े के सैनिक उनका शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। गड़गड़ाहट। जैसे ही जियाओ मिंग ने बोलना समाप्त किया, गड़गड़ाहट हुई और बिजली उस चोटी की ओर गिरी जहां वे खड़े थे। अचानक बिजली के हमले का सामना करते हुए जियाओ मिंग आश्चर्यचकित नहीं हुआ बल्कि प्रसन्न हुआ। अपने हाथ की एक लहर के साथ आकाश दानव कठपुतली उसके बगल में दिखाई दी और बिजली की ओर छलांग लगाई, उन सभी को रोकते हुए। बिजली में नहाया हुआ आकाश दानव कठपुतली ने याओ तियान हुओ को अपना हाथ नीचे करने के लिए मजबूर किया जो उसने अभी उठाया था। अपने बगल में एक फीकी मुस्कान के साथ जियाओ मिंग को देखते हुए याओ तियान हुओ ने पूछा, क्या यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य आकाश दानव कठपुतली को बिजली की शक्ति को अवशोषित करने देना है? कुछ हद तक, जियाओ मिंग ने आह भरी। वास्तव में बिजली की विशेषता वाला स्वर्ग और पृथ्वी का एक आश्चर्य कुछ साल बाद गिरती हुई थंडर पर्वत श्रृंखला में दिखाई देगा। जियाओ मिंग न केवल आकाश दानव कठपुतली को बिजली की शक्ति का उपयोग करके विकसित करने में मदद करने के लिए यहाँ आया था, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के इस अजूबे की खोज करें। हालांकि इसे खोजने की उम्मीद कुछ हद तक कम थी, क्योंकि जियाओ मिंग को केवल इतना पता था कि यह फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज के केंद्रीय क्षेत्र में है, लेकिन विशिष्ट स्थान नहीं पता था। फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज हजारों मील तक फैली हुई है, जिसका केंद्रीय क्षेत्र 100 मील से ज्यादा है। बिजली की ऊर्जा की सांद्रता आध्यात्मिक ऊर्जा का पता लगाना मुश्किल बनाती है, जिससे स्वर्गीय खजाने को खोजना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जहां तक स्वर्गीय खजाने की बात है, जियाओ मिंग ने अभी तक याओ तियान हुओ के साथ इस पर चर्चा नहीं की थी। उनकी बातचीत के दौरान पहाड़ की चोटियों की ओर भेजी गई बिजली को स्काई डेमन पपेट ने अवशोषित कर लिया। एक विचार के साथ जियाओ मिंग की पीली सुनहरी दानव कठपुतली चमक उठी और उसकी तरफ लौट आए।
इसकी ताकत की जांच करने के बाद जियोमिंग को एहसास हुआ कि आकाशीय दानव कठपुतली की ताकत में वृद्धि सीमित थी, इसलिए उसने कहा, हम गिरते हुए थंडर पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में हैं। चलो केंद्रीय क्षेत्र की ओर चलते हैं, जहां बिजली और भी अधिक घनी और शक्तिशाली है। स्वाभाविक रूप से याओ तियानहुओ ने आपत्ति नहीं की, वह यहाँ केवल एक अंगरक्षक के रूप में था। जियोमिंग ने आकाशीय दानव कठपुतली को अपने पास रखा क्योंकि वे तीनों पर्वत श्रृंखला के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। गिरते हुए थंडर पर्वत श्रृंखला में कभी कभी आकाश से बिजली गिरती थी और जियोमिंग की गति के साथ पर्वत श्रृंखला के केंद्र तक पहुंचने में लगभग आधे घंटे का समय लगा, जहां राजसी और खड़ी चोटियां खड़ी थीं। ये चोटियां बहुत ऊंची थीं और एक नज़र में कोई अंत नहीं दिख रहा था। अपने अपने पर्वत ढलानों के ऊपर वे घने बादलों और धुंध में लिपटे हुए थे। इनमें से कुछ बादल बेहद घने स्याही की तरह काले थे और उनके भीतर बिजली की हल्की चमक भी थी। दूर से देखने पर यह पर्वत शिखर ऐसा लग रहा था जैसे कि यह अनगिनत बिजली की चमक से ढका हुआ है, अविश्वसनीय रूप से शानदार और ऊंचा। पर्वत श्रृंखला के मध्य क्षेत्र में पहुंचने पर जियाओमिंग ने बेतरतीब ढंग से एक अपेक्षाकृत ऊंची पर्वत चोटी चुनी और याओ तियानहुओ के साथ ढलान के आधे रास्ते पर एक मंच पर उतरा। वे शिखर पर नहीं उतरे क्योंकि ढलान के बीच का क्षेत्र पर्याप्त बिजली को आकर्षित कर सकता था। अगर वे शिखर पर होते तो हिंसक बिजली का सामना करते जो आकर्षित होती, जियाओमिंग लंबे समय तक टिक नहीं पाते। मंच पर जियाओमिंग ने पहले आकाश दानव कठपुतली को बिजली के बपतिस्मा से गुजरने के लिए अंधेरे बादलों में उड़ने दिया और फिर मौके पर एक नई कठपुतली को परिष्कृत करने के लिए यानलुओ तियान के शरीर को बाहर निकाला। 2 दिन बाद कठपुतली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया और जियाओमिंग ने तुरंत 7वें स्तर की गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। हाँ, जियाओमिंग का बिजली को आकर्षित करने का तरीका गोलियों को परिष्कृत करना था। पिल लाइटनिंग बनाने से आसपास के गरजने वाले बादल इकट्ठे हो जाएंगे और दोनों कठपुतलियों के लिए बिजली का पर्याप्त घनत्व अवशोषित हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि इस बार दोनों कठपुतलियां किस स्तर तक विकसित होंगी, जियाओमिंग ने गोलियों को परिष्कृत करते हुए कहा। इस बीच आदरणीय तियानहुओ उसके बगल में पहरा दे रहे थे। उनकी उपस्थिति से जियाओमिंग की गोली शोधन प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ी और भले ही बिजली उस पर गिरती, लेकिन आदरणीय तियानहुओ द्वारा उसे विक्षेपित कर दिया जाता। गोलियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया के दौरान जियाओमिंग आत्माओं के हॉल में कुछ लोगों के लिए एक जरूरी लक्ष्य बन गया था। एक विशाल काले महल में जो इतना बड़ा था कि यह लोगों को बेहद दमनकारी एहसास देता था, वहां कई काले पत्थर के खंभे थे जो दसियों मीटर ऊंचे थे। पत्थर के खंभे कई भयानक रूनों से ढके हुए थे, कुछ फीकी रोशनी के साथ चमकते हुए, अनगिनत आंखों की तरह टिमटिमाते हुए, उदास और ठंडे। इन काले पत्थर के खंभों पर उनके चारों ओर कई जंजीरें लिपटी हुई थीं, जो अनगिनत झिलमिलाते प्रकाश समूहों को जोड़ती थीं। ध्यान से देखने पर उन प्रकाश समूहों के अंदर बंद आंखों वाली आत्माएं थीं। उन आत्माओं की गर्दन के चारों ओर काली जंजीरें लिपटी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि आत्माओं के शरीर से कुछ निकल रहा है और जंजीरों के माध्यम से संचारित हो रहा है। अचानक अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव की लहर आए और 5 खंभों के ऊपर 5 आकृतियां दिखाई दीं। झाइजिंग तियानजुन, तुम हमें खोजने क्यों आए हो? काले लबादे में एक आकृति ने पूछा। नेता, भूरे सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी, ने अपना हाथ हिलाया और कागज के 4 टुकड़े निकाले। बाकी 4 लोगों ने उन्हें लिया और देखा कि वे एक बहुत ही सुंदर आदमी के चित्र थे जिसके बगल में 2 बड़े अक्षर थे, जियाओमिंग। उसके ठिकाने की जानकारी पीछे है और उसे आत्माओं के हॉल में वापस लाने का एक मिशन है। यदि आवश्यक हो तो घातक बल का उपयोग करने में संकोच न करें। अध्याय 314, आत्माओं के हॉल के माननीय बुजुर्ग। लाल लबादे में एक बूढ़े व्यक्ति ने पीछे की ओर दी गई जानकारी पर एक नज़र डाली और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। कागज पर दी गई जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति केवल एक पूर्वज है। हालांकि उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट है। क्या हम चारों माननीय बुजुर्गों के लिए कार्रवाई करना वास्तव में आवश्यक है? अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। उनके विचार में एक माननीय बुजुर्ग को तैनात करना भी उनके प्रतिद्वंद्वी के प्रति शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था। 4 लोगों को भेजने का क्या मतलब था? आखिरकार वे सभी सेंट्रल प्लेन्स में प्रसिद्ध व्यक्ति थे और स्वाभाविक रूप से उनके पास अभी भी कुछ प्रतिष्ठा थी। ये सबसे सुरक्षित तरीका है। अगर मेरे पास ध्यान देने के लिए अन्य मामले नहीं होते तो मैं खुद वहां जाता। समय बर्बाद करना बंद करो। यदि आप मिशन में विफल होते हैं तो आप परिणाम जानते हैं। पुराने भूत झाइजिंग ने ठंडी सांस ली और दृढ़ता से बोला। यह चारों व्यक्तियों ने एक दूसरे की ओर देखा और अनिच्छा से सिर हिलाया। ठीक है, हम उसे वापस लाएंगे। कई दिनों बाद मिशन पर गए हॉल ऑफ सोल्स के माननीय बुजुर्ग फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज के पास दिखाई दिए। क्या आपने क्षेत्र की अच्छी तरह से तलाशी ली है? हमने की है, लेकिन हमें बच्चे का कोई निशान नहीं मिला है। क्या वह चला गया होगा? मुझे लगता है कि वह फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज में है, लेकिन वहां बिजली की शक्ति बहुत अधिक है और उसे खोजना आसान नहीं है।
चारों माननीय बुजुर्गों ने एक साथ चर्चा की, उनकी भौहें चिंता में सिकुड़ी हुई थीं। मिशन स्वीकार करने के बाद वे लड़ाई को जल्दी से हल करने के लिए बिना किसी अधीनस्थ को साथ लाए सीधे यहाँ आ गए थे। उन्होंने आसपास के सभी शहरों और कस्बों की तलाशी ली, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्हें लक्ष्य की छाया भी नहीं दिखी। चलो फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज में चलते हैं और देखते हैं। अगर हम उसे सचमुच नहीं ढूंढ पाए तो हॉल मास्टर हमें दोष नहीं देंगे। यह उनकी गलती है कि उन्होंने अपना खुफिया काम ठीक से नहीं किया, काले लबादे में एक नीले बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा। चलो किंग हाई के नेतृत्व का अनुसरण करते हैं। अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया और दूर तक फैली हुई ग्रे सफ़ेद पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ गए। गड़गड़ाहट। कई दिनों के शोधन के बाद जियाओ मिंग की परिष्कृत गोली आखिरकार सफलतापूर्वक बाहर आ गई। जैसे ही गोली दिखाई दी, काले बादल चारों ओर इकट्ठा हो गए, क्षितिज पर ढहते हुए आकाश की तरह मंडरा रहे थे। बिजली की टिमटिमाहट ने आसन्न कयामत का आभास दिया। धीमी गड़गड़ाहट लगातार गूंज रही थी और बादलों में बिजली की मोटी और चमकदार चमक इधर उधर घूम रही थी। लंबे समय तक पकने के बाद बिजली की मोटी चमक बारिश की बूंदों की तरह गिर रही थी। छी, ये हमले पहले से ही एक शीर्ष स्तरीय पूर्वज विशेषज्ञ के हमलों को पार कर चुके थे, लेकिन जियाओ मिंग बस मुस्कुराया। एक विचार के साथ दो आकृतियां तुरंत उसके सामने आ गईं। धमाका, बिजली की चमकदार चमक दहाड़ते हुए ड्रैगन की तरह भड़क उठी और नाचने लगी आकाश में। फिर वे एक शानदार चमक लेकर हवा में दोनों कठपुतलियों के शरीर पर बरस पड़े। बिजली कठपुतलियों के शरीर पर भारी रूप से गिरी और चमकदार चांदी की बिजली बह निकली और फिर अनगिनत छोटे छोटे बिजली के सांपों में बदल गई, जो लगातार कठपुतलियों की त्वचा से होकर उनके शरीर में प्रवेश कर रही थी। दूर से दोनों कठपुतलियां वज्र देवताओं की तरह दिख रही थीं, जो बेहद चौंकाने वाली आभा के साथ आकाश में लटकी हुई थीं। उनके बगल में आदरणीय तियानहुओ ने ये देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। आपकी कठपुतली तकनीक वास्तव में रहस्यमय है। बिजली के इस पैमाने के तहत ये कठपुतली भी डू वेनेरेट के स्तर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लेगी। जियाओ मिंग की दो कठपुतलियां, एक पहले से ही पूरी तरह से सुनहरी हो गई थी और दूसरी भी हल्के सुनहरे रंग की हो गई थी। ये पूरी तरह से सुनहरा होने में बस समय की बात थी। डू वेनेरेट के स्तर की कठपुतली किसी भी शक्ति में एक खजाना होगी। मुझे सीनियर याओ को धन्यवाद देना होगा। आपकी सुरक्षा के बिना यहाँ गोली को परिष्कृत करना आसान नहीं होता। गोली शोधन के दौरान किमियागरों के लिए सबसे वर्जित चीज हस्तक्षेप थी। सामान्य शोर और हंगामा होना ठीक था, लेकिन अगर शोधन प्रक्रिया के दौरान अचानक बिजली गिर जाए तो यह एक अलग कहानी थी। जियाओ मिंग और आदरणीय तियानहुओ के बीच बातचीत के दौरान हॉल ऑफ सोल्स के चार माननीय बुजुर्ग जो पहाड़ों में जियाओ मिंग की खोज कर रहे थे, उन्होंने पर्वत श्रृंखला के मध्य भाग में कुछ असामान्य देखा। हालांकि फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज में गरज के साथ बारिश होना आम बात थी, लेकिन ये हिंसक तूफानों का मौसम नहीं था और वहां गतिविधि थोड़ी ज्यादा लग रही थी। क्या ये हो सकता है कि कोई खजाना दांव पर लगा हो? ये सोचकर चार माननीय बुजुर्ग अलग हो गए और केंद्रीय पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ गए। इस बीच फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज के बाहर लुओ सिटी साउंड वैली मुख्यालय, एक खूबसूरत महिला जो किसी से बात कर रही थी, अचानक ऊपर की ओर देखती है और फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज की ओर देखती है। दिलचस्प है, ऐसा लगता है कि फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज में बिजली किसी चीज से आकर्षित हो रही है। जिस लड़की से वह बात कर रही थी, वह उसकी बातों से हैरान थी। यंगर, आज के लिए लाइटनिंग बीस्ट को खोजने की बात को अलग रख दो। मुझे फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज में असामान्य गतिविधि की जांच करनी है, सुंदर महिला ने कहा। बोलने के बाद वह स्तब्ध लड़की को पीछे छोड़कर पतली हवा में गायब हो गई। सुंदर महिला के अलावा कई अन्य लोगों ने भी फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज में गड़बड़ी को देखा, लेकिन बहुतों ने उसकी तरह जांच करने की हिम्मत नहीं की। इसका कारण स्वाभाविक रूप से ये था कि हर किसी में हिंसक फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज की गहराई में प्रवेश करने की ताकत नहीं थी। क्या होगा अगर वे दौड़े और मारे गए? कुछ मिनट बाद हॉल ऑफ सोल्स के चार माननीय बुजुर्ग गिरते हुए थंडर माउंटेन रेंज की गहराई में पहुंचे और विसंगति का केंद्र पाकर एक साथ इकट्ठा हुए। उन्होंने तुरंत बिजली से नहाए हुए दो सुनहरे कठपुतलियों को देखा, साथ ही कठपुतलियों के नीचे जियो मिंग और आदरणीय तियानहुओ को भी देखा। क्या वह जियो मिंग है? उसके बगल में बूढ़ा आदमी कौन है? मैं उसके आर पार नहीं देख सकता, किंग हाई ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए पूछा। वह बूढ़ा आदमी बहुत शक्तिशाली है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह जियो मिंग द्वारा भर्ती किया गया एक डू वेनेरेट होना चाहिए। हाँ, एक 8वें दर्जे के कीमियागर के पास वाकई कुछ तरकीबें हैं। अगर हम चार नहीं होते तो हम आज उससे निपट नहीं पाते, लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा। वास्तव में जब माननीय बुजुर्गों ने जियो मिंग को पाया तो उन्होंने और आदरणीय तियानहुओ ने भी उन्हें देखा। चारों बुजुर्ग अचानक प्रकट हुए और उनके शरीर से कोई ऊर्जा नहीं निकल रही थी।
हालांकि उनके प्रकट होने के क्षण में उनके आसपास का स्थान विकृत लग रहा था। जियाओ मिंग, सावधान रहना, ये चारों शायद अच्छे लोग नहीं हैं। याओ तियानहुओ की अभिव्यक्ति असामान्य रूप से गंभीर हो गई। उनकी ताकत क्या है? जियाओ मिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। चूंकि उसने अपना मन बदल लिया था और पवन बिजली पर्वत श्रृंखला के बजाय गिरती हुई थंडर पर्वत श्रृंखला में आ गया था, इसलिए उसने पहले इस दृश्य का अनुकरण नहीं किया था। 1 सितारा, 2 सितारा और 2-3 सितारा डू वेनेरेट्स। क्या आप उनमें से 3 को रोक सकते हैं? मेरे पास अभी उपयुक्त लॉ नहीं है। यदि आपका मतलब उन 3 से है जो 2 सितारा से ऊपर हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। याओ तियानहुओ ने कोई घमंडी वादा नहीं किया। उसकी विशेषता लपटों के साथ खेलना था। यदि उसके पास उपयुक्त स्वर्गीय लॉ और पर्याप्त अच्छी जानवर लपटें होती, तो वह चारों से एक साथ नहीं डरता, 3 की तो बात ही छोड़िए। लेकिन अभी के लिए वह केवल एक साधारण 5 सितारा डू वेनेरेट था और उसके हाथ में सबसे ऊंचे स्तर की ज्वाला केवल 7वें दर्जे की जानवर की ज्वाला थी। अगर वे वास्तव में लड़े तो 3 सितारा स्तर के 2 डू वेनेरेट उसे रोकने के लिए पर्याप्त होंगे। लेकिन चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हें ले जाऊं, वे मुझे रोक नहीं पाएंगे। अध्याय 315, चुपके से हमला। बहुत अच्छा, जियाओ मिंग ने सिर को थोड़ा झुकाकर सिर हिलाया। वह स्थिति के बारे में बहुत चिंतित नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अगर आदरणीय तियानहुओ को अपनी सुरक्षा के बारे में अनिश्चितता महसूस होती, तो वह उसी स्थान पर रहने के बजाय पहले से ही उसे पीछे हटने के लिए ले जाता। हालांकि जियाओ मिंग ने खुद से सोचा, ये 4 डू वेनेरेट्स हॉल ऑफ सोल्स के माननीय बुजुर्ग होने चाहिए। वे सेंट्रल प्लेन्स में 4 मंडपों के स्तर पर किसी भी ताकत को आसानी से खत्म कर सकते हैं। वे वास्तव में मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि आदरणीय तियानहुओ ने खुद को जियाओ मिंग के पक्ष में नहीं बताया था, जिसका अर्थ है कि हॉल ऑफ सोल्स को एक डू वेनेरेट पावरहाउस के रूप में उनकी उपस्थिति के बारे में पता नहीं था। इसके बावजूद हॉल ऑफ सोल्स ने 4 माननीय बुजुर्गों को भेजा था, जो बेहद दुर्लभ था। जियाओ मिंग ने हमेशा सोचा था कि हॉल ऑफ सोल्स अनुभव स्तर दर स्तर हासिल करने के लिए मिनियंस भेजना पसंद करते हैं। उन्होंने अपना दृष्टिकोण कब बदला था? क्या हम तुरंत चले जाएं? आदरणीय तियानहुओ ने पूछा। आदरणीय तियानहुओ जियाओ मिंग की तरह चिंतित नहीं थे। उनकी नज़र हॉल ऑफ सोल्स के माननीय बुजुर्गों पर टिकी हुई थी और उनके शरीर के भीतर उनकी डूबी हुई तेजी से बहने लगी। जियाओ मिंग ने अभी तक जवाब नहीं दिया था जब 4 माननीय बुजुर्गों ने आखिरकार एक कदम आगे बढ़ाया। लाल वस्त्र पहने बूढ़ों में से एक ने 2 कदम आगे बढ़ाए और फिर मुस्कुराते हुए याओ तियानहुओ की ओर अपना हाथ बढ़ाया। हे, ये दोस्त अपरिचित लग रहा है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? लाल वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को एक हल्की नज़र से देखते हुए याओ तियानहुओ ने शांति से उत्तर दिया और उसका शरीर और भी अधिक तनावग्रस्त हो गया। तियानहुओ, यह आदरणीय तियानहुओ निकला। मैं ली यान हूँ, आत्माओं के हॉल का एक माननीय बुजुर्ग, बूढ़े व्यक्ति ने एक दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा। फिर उसकी आंखें बदल गईं और उसने कहा, ये दोस्त, आज आत्माओं का हॉल एक महत्वपूर्ण मामले के लिए जियाओ मिंग की तलाश कर रहा है। अगर मैं आपसे हस्तक्षेप न करने के लिए कहूँ तो क्या आप सहमत होंगे? याओ तियानहुओ मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला, बस धीरे से अपना सिर हिलाया। ये देखकर ली यान के चेहरे पर मुस्कान अपरिवर्तित रही। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अफसोस है? चलो हमला करते हैं। अन्य 3 पहले से ही गुप्त रूप से अपनी शक्ति जमा कर रहे थे और ली यान की पुकार के साथ वे हल्के से शून्य में चले गए और उनके सामने का स्थान तेजी से मुड़ गया। ली यान ने भी कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसका विशाल डूक्यू उसके भीतर उमड़ पड़ा और उसने उसे अपनी हथेली में संघनित कर लिया। एक फुफकारने की आवाज़ सुनाई दी जब उसकी हथेली से ज्वाला के 3 पतले खंभे निकले। उनकी चिलचिलाती गर्मी से आसपास का स्थान विकृत हो गया। चारों के हमले का सामना करते हुए आदरणीय तियानहुओ ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपने हाथों से अजीबोगरीब मुहरों की एक श्रृंखला बनाई और जैसे ही वे बदलीं, उसके चारों ओर का तापमान अचानक बढ़ गया। 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग तकनीक। एक पल में आदरणीय तियानहुओ ने अपने हाथों में मुहरों को मजबूत किया और अपनी मुट्ठी को कस लिया, जिससे उनकी हथेली से धीरे धीरे एक हल्की हरी लौ उठने लगी। वाइनवुड फ्लेम के रूप में जानी जाने वाली यह एक शक्तिशाली जानवर की लौ थी जिसे जियो मिंग ने घूमते समय खोजा था। ये लौ 7वें दर्जे के जादुई जानवर, समुद्री दानव जानवर के शरीर से निकाली गई थी और इसकी ताकत काफ़ी उल्लेखनीय थी। शुरू में जियो मिंग 8वें दर्जे के जानवर की लौ प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वे काफ़ी दुर्लभ थे, इसलिए उसे 7वें दर्जे के लिए ही संतोष करना पड़ा। जागने पर आदरणीय तियानहुओ ने अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए उसे वाइनवुड फ्लेम प्राप्त की। वाइनवुड फ्लेम को बुलाने के बाद आदरणीय तियानहुओ ने 4 अन्य जानवर की लपटों को भी बुलाया। 5 लपटें तेजी से फैलीं और 33 मीटर की अग्नि आत्माओं में बदलने से पहले अजीब तरह से हिलने लगीं। जैसे ही 5 अग्नि आत्माएं प्रकट हुईं, उनके चारों ओर की दुनिया में हिंसक रूप से उतार चढ़ाव होने लगे, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की पहले से शांत ऊर्जा अत्यंत अशांत हो गई, मानो उसे किसी प्रकार के बल द्वारा खींचा जा रहा हो। गठन।
5 अग्नि आत्माएं एक तेज आवाज के साथ उड़ी, एक पंचकोणीय आकार बनाते हुए और अंतरिक्ष के 100 मीटर व्यास को घेरते हुए। 5 अग्नि आत्माओं के मुंह से एक गहरी गर्जना निकली और फिर 5 अलग अलग रंग के अग्निस्तंभ बाहर निकले और दूसरे के शरीर में घुस गए, जिससे प्रकाश का एक आदर्श पंचकोण बन गया। धधकती हुई जैसे ही अग्निस्तंभ दूसरे के शरीर में घुसे, 5 अग्नि आत्माओं के शरीर की सतह चमकदार रोशनी में फट गई और उनके शरीर के भीतर से प्रकाश की किरणें निकलीं, एक दूसरे को काटती हुई रहस्यमयी पैटर्न की एक श्रृंखला बनाई जिसने आकाश में एक जटिल और जटिल प्रकाश सरणी का पता लगाया। जैसे ही सरणी ने आकार लिया, एक चमकदार लौ का पर्दा नीचे गिर गया, जिसने 4 माननीय बुजुर्गों के हमले को रोक दिया। धमाका, एक जोरदार विस्फोट ने पहाड़ों को हिला दिया, जिससे आकाश में इकट्ठा हो रही बिजली की आवाज दब गई। वह चोटी जहां जियाओ मिंग और अन्य लोग स्थित थे, हिंसक रूप से हिल गई, पहाड़ से पत्थर लुढ़क रहे थे। यह अवरुद्ध था। ये देखकर कि उनके आश्चर्यजनक हमले को रोक दिया गया था, लियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई दी और उसके डूक्यूई का आउटपुट बढ़ गया। हमारे हमलों को इतनी आसानी से रोका नहीं जा सकता था। देखते हैं कि वह कब तक टिक पाता है। 4 डू वेनरेट्स के हमलों का सामना करना वाकई मुश्किल था और वेनेरेबल तियान हुओ के गठन द्वारा छोड़ा गया ज्वाला पर्दा तेजी से फीका पड़ रहा था। ये कल्पना करना आसान था कि एक बार पर्दा पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद जियोमिंग और याओ तियान हो चारों के हमलों के सामने पूरी तरह से उजागर हो जाएंगे। जियोमिंग को बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं हुई, इसके बजाय उसने 2 स्काई डेमन पपेट्स पर नजर डाली जो बिजली से नहाए हुए थे। क्या उन्हें बिजली से नहाए होने के कारण अनदेखा किया गया था, या इसलिए कि उन्हें युद्ध शक्ति के बिना आधा अधूरा उत्पाद माना जाता था? अपने दिमाग में विचार कौंधने के बाद जियोमिंग ने तुरंत स्काई डेमन पपेट्स को हमला करने का आदेश दिया। उनका लक्ष्य सबसे कमजोर माननीय बुजुर्ग, एक सितारा डू वेनेरेट था। किंग हाई ने एक आलसी मुस्कान पहनी थी क्योंकि उसने अपने डू क्यू को छोड़ दिया और अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए जगह को घुमाया। हालांकि मिशन कुछ जटिल था, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि यह जल्द ही पूरा हो जाएगा। वह सोचे बिना नहीं रह सका कि उसे किस तरह का इनाम मिलेगा, जियाओमिंग के उच्च स्तर के लोगों के लिए उच्च मूल्य को देखते हुए। जब किंग हाई सोच रहा था, अचानक उसके पीछे से एक ठंडी हवा आई जो सीधे उसकी गर्दन के पीछे जा लगी। उसकी आलसी मुस्कान एक पल में गायब हो गई और उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसका शरीर कांप रहा था जैसे ही वह मुड़ी हुई जगह से भागा। मेरे हॉल ऑफ सोल्स के मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कौन करता है? किंग हाई ने पीछे हटे हुए गुस्से में चिल्लाया। धमाका, एक दबी हुई आवाज ने उसे बाधित किया और एक पीली सुनहरी कठपुतली अचानक वहां दिखाई दी जहां वह खड़ा था। किंग हाई देख सकता था कि यह आवाज कठपुतली की मुट्ठी से आ रही थी जहां वह कुछ क्षण पहले था। किंग हाई के चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अगर वह उस मुक्के को सीधे झेलता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता या यहां तक कि मर भी जाता। सौभाग्य से वह जल्दी से पीछे हट गया था। इससे पहले कि वह अपना विचार पूरा कर पाता, उसके पीछे से एक और टूटने की आवाज आई। ये हमला पहले से ज्यादा करीब है, मैं इसे चकमा नहीं दे सकता। किंग हाई ने खुद से सोचा, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह जल्दी से पलटा, तभी उसने देखा कि एक चमकदार सुनहरी रोशनी उसकी ओर बढ़ रही है। उसके पास ये पहचानने का समय नहीं था कि यह क्या है और वह केवल उसका सामना करने की पूरी कोशिश कर सकता था। उस पल किंग हाई के शरीर में एक तेज दर्द हुआ। वह दर्द से कराहने से खुद को रोक नहीं सका और उसके मुंह के कोने पर खून का निशान दिखाई दिया। सोने की कठपुतली से खुद को दूर करने की कोशिश करते हुए वह पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए उसका शरीर कांप उठा। सोने की कठपुतली उसके पीछे भागी, उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। यह जमीन पर पटकने लगी जिससे जगह में लहरें उठने लगीं और अचानक किंग हाई के सामने आ गई। उसकी मुट्ठी सुनहरी रोशनी से चमक उठी और उसने एक बार फिर उस पर वार किया। प्रभाव बहुत भयानक था और किंग हाई को लगा जैसे उसके अंदरूनी हिस्से कुचले जा रहे हों। छींटे, उसने खून की खांसी की और पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। जिस क्षण किंग हाई पर हमला हुआ, उस क्षण से लेकर उस क्षण तक जब उसने खून थूका, इसमें बस कुछ ही सांसें लगीं। ये देखकर लियान और अन्य लोग उस फी की सुनहरी कठपुतली की ओर दौड़े और उसे रोकने में कामयाब रहे। हालांकि इस दौरान किंग हाई को कई घूंसे लगे जिससे उसका शरीर उन जगहों पर थोड़ा धंसा हुआ था जहां उसे मारा गया था। ये दर्शाता है कि उसकी कुछ हड्डियां टूटी हुई थीं। अच्छा लड़का, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ऐसे साधन होंगे। अपनी आंखों में जानलेवा नज़र के साथ लियान किंग हाई के सामने खड़ा था और गठन के अंदर जियाओमिंग को घूर रहा था। बस एक छोटी सी चाल, बताने लायक कुछ नहीं। जियाओमिंग ने पहले स्काई डेमन कठपुतली को वापस जाने दिया, फिर बहुत विनम्र दिखते हुए थोड़ा मुस्कुराया। वास्तव में जियाओमिंग अपने दिल में थोड़ा पछतावा कर रहा था। वह भी नीले बालों वाले बूढ़े आदमी को सीधे मारने में विफल रहा था, जो कुछ हद तक अफसोस की बात थी। एक डू वेनेरेट को मारना वास्तव में मुश्किल था।
जियाओ मिंग के व्यवहार ने किंग हाई को, जिसने अपनी सांसें रोक ली थीं, कुछ हद तक क्रोधित कर दिया। तुम छोटे बदमाश, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। मुझे डर है कि तुम अपनी मौजूदा ताकत से ऐसा नहीं कर सकते। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा। हालांकि अभी अभी किए गए चुपके हमले ने सीधे प्रतिद्वंद्वी को नहीं मारा, लेकिन किंग हाई के पास ज़्यादा युद्ध शक्ति नहीं बची थी। किंग हाई को स्वाभाविक रूप से पता था कि जियाओ मिंग ने जो कहा वह सच था, जिससे उसका चेहरा बेहद उदास हो गया और उसकी आंखों में क्रूरता की झलक दिखाई दी। तुम तीखी जीभ वाले बदमाश हो, बेहतर होगा कि तुम मेरे हाथों में न पड़ो। बलिदान जीवन आत्मा ताला। किंग हाई की चीख सुनकर लियान और अन्य दो ने तुरंत एक दूसरे को देखा, उनके भाव जम गए। क्या जीवन आत्मा ताला का उपयोग करना आवश्यक है? लियान ने झिझकते हुए पूछा। जीवन आत्मा ताला हॉल ऑफ सोल के माननीय बुजुर्गों की अंतिम चाल थी। यह उनकी आत्माओं से जुड़ा था और अगर क्षतिग्रस्त हो जाता तो उनकी आत्माओं को गंभीर नुकसान होता। इसलिए वे जीवन आत्मा ताला का उपयोग तब तक नहीं करेंगे जब तक उनके पास कोई अन्य विकल्प न हो। इसकी शक्ति के बावजूद जोखिम बहुत अधिक था और उनके चारों ओर की बिजली उनके जीवन आत्मा लॉक को भी नष्ट कर देती। वह गोल्डन पपेट 2 सितारा डू वेनेरेट के बराबर है और पीली सुनहरी कठपुतली भी उससे कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। आप किस बात से हिचकिचा रहे हैं? क्या तुम वापस जाकर असफल होने के बाद सजा भुगतना चाहते हो? अन्य 3 लोग किंग हाई के शब्दों से अचंभित रह गए। उन्होंने आदरणीय तियानहुओ और जियाओ मिंग की ओर देखा। उन्होंने अपने दांत पीस लिए और जल्दी से अपने हाथ की मुहरें बदल ली, अपने जीवन आत्मा लॉक को बुलाने का इरादा किया। हालांकि आदरणीय तियानहुओ और जियाओ मिंग बैठकर देखने वाले नहीं थे। एक आदेश के साथ वे 2 आकाश दानव कठपुतलियों के साथ उन चारों की ओर दौड़े। जीवन आत्मा लॉक प्रकट हो। गड़गड़ाहट। उनकी कठोर चीखें अभी सुनाई ही दी थीं कि बिजली की तरह तेजी से चारों ने जीवन आत्मा लॉक को बुलाना शुरू कर दिया। अचानक 4 लोगों के सिर के ऊपर से 4 30 मीटर लंबे काले कोहरे फूट पड़े और फिर 4 विशाल काली जंजीरें, अजगर जितनी बड़ी, आसमान में दिखाई दीं। काली जंजीरें शानदार लग रही थीं, भयानक रूनों से ढकी हुई थीं और उनकी सतह पर दुख के अनगिनत चेहरे जमे हुए थे। जैसे ही जंजीरें खुली दिखाई देने पर दयनीय चीखों की भयानक आवाज़ गूंजती रही, जिससे जियाओ मिंग थोड़ा उदास हो गया। लाइफ सोल लॉक फॉर्मेशन बनाओ। लाइफ सोल लॉक्स को बुलाए जाने के साथ किंग हाई की आंखें भयंकरता से चमक उठीं और वह चिल्लाया, फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं? सपने देखते रहो। आदरणीय तियानहुओ ने कहा, पहले से ही उनके पास आ रहा था। अपने हाथ की एक लहर के साथ आग की लपटों की एक सुनामी जैसी लहर उनकी ओर बढ़ी, जिसने सीधे 2-3 सितारा डू वेनेरेट को अलग कर दिया। 2 स्काई डेमन पपेट्स ने पीछे से पीछा किया और दूसरे अहानिकर डू वेनेरेट को पकड़ लिया, जिससे केवल किंग हाई अभी भी अपनी जगह पर खड़ा रह गया। कई डू वेनेरेट्स की लड़ाई को धरती को हिला देने वाली लड़ाई के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसमें हिंसक ऊर्जा की लहरें बाहर की ओर फैलती हैं, जिससे आसपास की पर्वत चोटियां 1 दर्जन मील के भीतर हिंसक रूप से कांप उठती हैं। जब विशाल पत्थर गिरे तो धूल का एक ऐसा बादल उठा जो आकाश में गरजने वाले बादलों को तितर-बितर कर देता प्रतीत हुआ। पास ही स्काई डेमन पपेट्स के युद्ध क्षेत्र को नियंत्रित करते हुए जियाओ मिंग धीरे धीरे आदरणीय किंग हाई का सामना करने के लिए उड़ गया। तुम मुझे मारना चाहते थे, है न? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आदरणीय किंग हाई भौहें सिकोड़ रहा था क्योंकि चारों अलग हो चुके थे और जियाओ मिंग के शब्दों को सुनकर वह क्रोधित हो गया और उसकी सांस थोड़ी कम हो गई। वह एक सच्चा डू आदरणीय था, जबकि दूसरा पक्ष केवल 5 सितारा डू पूर्वज था। वह उसे आसानी से एक थप्पड़ से कुचल सकता था। जियाओ मिंग इतना घमंडी कैसे हो सकता है? तुम घमंडी छोटे बदमाश, मेरे लिए मर जाओ। सिजल। जैसे ही गुस्से से चिल्लाया, एक विशाल काली जंजीर प्रकट हुई, जो हवा में चीरती हुई एक बहरा कर देने वाली चीख निकालती हुई एक पल में जियाओ मिंग के सामने मात्र मीटर की दूरी पर दिखाई दी। जियाओ मिंग की आभा लगातार बढ़ रही थी और वह अपनी तकनीक का उपयोग करने ही वाला था कि अचानक उसके सामने एक सुंदर महिला की आकृति प्रकट हुई। उसने रेशम से बनी एक हल्के नीले रंग की महल की पोशाक पहनी हुई थी। उसके काले बाल सुंदर ढंग से एक जेड हेयर पिन से बंधे हुए थे, जो छोटे सफ़ेद बेर के फूलों और मोतियों की लटकन के साथ नाजुक चांदी के धागों से सजी हुई थी। जैसे ही महिला दिखाई दी, उसने अपनी सफ़ेद हथेली को हल्के से उठाया और लाइफ सोल लॉक पर वार किया, जिससे वह वापस उड़ गया। छिड़काव। किंग हाई, जो पहले से ही घायल था, ने एक और कौर खून थूका और उसका शरीर अस्थिर हो गया। तुम कौन हो? मेरी आत्माओं के हॉल के मामलों में हस्तक्षेप करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीने से थक गए हो? किंग हाई ने गुस्से से चिल्लाया। अपने शरीर को स्थिर करने के बाद किंग हाई ने अजनबी को देखा, जो उसके लिए पूरी तरह से अपरिचित व्यक्ति था। आत्माओं का हॉल। महिला को आत्माओं के हॉल से कुछ डर लग रहा था और एक पल की चुप्पी के बाद उसके लाल होंठ थोड़े से खुल गए। अगर तुम अभी चले गए तो मैं दखल नहीं दूंगा। तुम। किंग हाई गाली देने ही वाला था कि अचानक उसे अपने साथी बुजुर्ग की चीख सुनाई दी। सावधान रहो।
किंग हाई अचानक भयभीत हो गया, लेकिन उसके पीछे एक सुनहरी आकृति दिखाई देने से पहले ही उसने अपना सिर घुमाया। एक शक्तिशाली प्रहार ने उसके सिर पर लाइफ सोल लॉक को जोरदार तरीके से मारा। क्रैक! किंग हाई के सिर पर लगा लाइफ सोल लॉक टूट गया, जिससे वह चीखने लगा और फिर एक तोप के गोले की तरह उड़ गया। जैसे ही वह उड़ रहा था, हवा के लगातार विस्फोटों की आवाज़ आ रही थी, जो आखिरकार एक पहाड़ से टकराकर 60 मीटर से ज़्यादा गहरे गड्ढे में गिर गई। अचानक हुए इस बदलाव ने महल की पोशाक में महिला को चौंका दिया, जो जियाओ मिंग की ओर देखने के लिए मुड़ी। जियाओ मिंग को घूरे जाने से असहज महसूस हुआ, उसे नहीं पता था कि यह महिला कहाँ से आई है। वह अचानक उसके सामने आ गई, जिससे किंग हाई पर घात लगाने की उसकी योजना लगभग बर्बाद हो गई। सौभाग्य से अंत में सब कुछ ठीक हो गया और उसका छिपकर हमला सफल रहा। अध्याय 316 बांसुरी की ध्वनि मन पर नियंत्रण। आदरणीय किंग हाई के नीचे गिरने के बाद हॉल ऑफ सोल्स के शेष 3 माननीय बुजुर्ग निस्संदेह सबसे अधिक चिंतित थे। आदरणीय तियान हुओ के खिलाफ 2-3 सितारा डू वेनरेट्स के हाथों में ऊर्जा का उतार चढ़ाव अधिक तीव्र हो गया और ऊर्जा तरंगों की परतें फैल गईं, जिससे जियोमिंग के अधिकांश एकत्रित गरजने वाले बादल बिखर गए। 2 माननीय बुजुर्ग अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे आदरणीय तियान हुओ के अथक हमले से अलग नहीं हो सके। उन्हें पता था कि अगर उन्हें उसे हराने की कोई उम्मीद थी, तो उन्हें एक साथ काम करने की जरूरत थी। अगर वे अलग हो गए, तो दूसरा कुछ राउंड से अधिक नहीं टिक पाएगा। दूसरी ओर माननीय बुजुर्ग जो स्काई डेमन पपेट के खिलाफ लड़ रहे थे, वे बेहद दबाव महसूस कर रहे थे। वह वही था जिसने अभी अभी आदरणीय किंग हाई को सावधान रहने की चेतावनी दी थी, और यह उसके युद्ध चक्र से ही था कि आकाशीय दानव कठपुतली उस पर हमला करने के लिए मुक्त हो गई थी। केवल 2 सितारा डू वेनेरेट होने के नाते वह पहले से ही 2 कठपुतलियों के खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि किंग हाई सीधे जियोमिंग को मार देगा और फिर उसकी सहायता करने के लिए आएगा, लेकिन स्थिति बदतर हो गई थी। स्थिति अब अच्छी नहीं है। क्या हमें भाग जाना चाहिए? उसने सुझाव दिया। ये सुनकर जियोमिंग ने सुंदर महिला की निगाहों पर ध्यान नहीं दिया और अपने बगल में आकाशीय दानव कठपुतली को माननीय बुजुर्ग पर हमला करने का आदेश दिया। इसके बाद वह उस गड्ढे की ओर उड़ गया जहां आदरणीय किंग हाई गिरे थे। जैसे ही जियोमिंग गड्ढे के पास पहुंचा, उसने देखा कि आदरणीय किंग हाई का शरीर चट्टान की दीवार में धंसा हुआ था। वह मुश्किल से होश में था और बोलने के लिए संघर्ष कर रहा था। खांसी, तुम। ची। बाकी वाक्य सुनने का इंतजार किए बिना जियाओ मिंग ने अपनी उंगली उठाई और उसकी उंगलियों से एक सफ़ेद रोशनी फूट पड़ी, जो आदरणीय किंग हाई के माथे को छेदती हुई निकल गई। आदरणीय किंग हाई की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और अंत में उनका सिर धीरे धीरे एक तरफ झुक गया। अपने हाथ की एक लहर के साथ जियाओ मिंग ने उनकी लाश को उनके पास लाया। फिर उन्होंने उनके सिर के ऊपर से एक थोड़ी मंद आत्मा निकाली। क्या उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई थी क्योंकि उसका सोल स्पिरिट लॉक टूट गया था? जियो मिंग ने खुद से ही बड़बड़ाया। दूसरे व्यक्ति को बोलने का मौका दिए बिना उसने सीधे आत्मा को एक जैड बोतल में बंद कर दिया और लाश और बोतल दोनों को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। ये सब पूरा करने के बाद जियो मिंग महल की पोशाक में महिला के पास वापस चला गया। आपकी पहले की मदद के लिए धन्यवाद। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, सीनियर? उसने विनम्रता से पूछा। चलो, शीर्षकों के बारे में चिंता न करें, आप मुझे सिस्टर किंग कह सकते हैं। महल की पोशाक में महिला ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसे ऐसा क्यों लगा कि इस महिला का व्यक्तित्व काफी अजीब था। खांसी, सीनियर मजाक कर रहे हैं। मैं पहले इन माननीय बुजुर्गों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करूंगा और फिर मैं आपको ठीक से धन्यवाद दूंगा, ठीक है? जियो मिंग ने खांसते हुए कहा। ठीक है, तो मैं आपकी सहायता करता हूँ। महल की पोशाक में महिला ने सिर हिलाया और अपने हाथ से एक जैड बांसुरी निकाली, उसे बजाने के लिए अपने होठों से लगाया। जैड बांसुरी से निकलने वाली मधुर बांसुरी की आवाज़ के बाद अदृश्य ऊर्जा की एक लहर आई। जैसे जैसे लहर बाहर की ओर फैली, जियाओ मिंग को कुछ खास महसूस नहीं हुआ जब वह उसके अंदर से गुजरी। हालांकि आत्माओं के हॉल के 3 माननीय बुजुर्गों को अचानक झटका लगा और वे अपनी जगह पर अकड़ गए। हालांकि इस प्रभाव की अवधि संक्षिप्त थी, लेकिन डू वेनेरेट क्षेत्र में एक लड़ाई में एक पल लड़ाई के परिणाम को निर्धारित कर सकता था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए आदरणीय तियान हुओ और स्काई डेमन कठपुतलियों ने तीनों को एक घातक झटका दिया। ... कई मिनट बाद 3 माननीय बुजुर्गों की आत्माओं को इकट्ठा करने के बाद जियाओ मिंग ने सुंदर महिला को प्रणाम किया। एक बार फिर आपकी मदद के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ। इतना विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार मैंने उन्हें पहले ही रोक दिया था और उन्हें मारने से मुझे बहुत परेशानी से बचा लिया, सुंदर महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ मिंग, सावधान रहना। वह बहुत ताकतवर है और उसने अपना रूप बदल लिया है। आदरणीय तियान हुओ ने महल की पोशाक में महिला की ओर देखा और जियाओ मिंग को संदेश भेजा। जियाओ मिंग ने थोड़ा सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि वह बहुत ताकतवर थी।
उसने अभी अभी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई बार जब माननीय बुजुर्ग भागने वाले थे तो उसने उन्हें रोक दिया। उसकी ताकत आदरणीय तियान हो जितनी या उससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। उसे बस यह नहीं पता था कि यह महिला उसकी मदद क्यों कर रही थी। मानो जियाओ मिंग क्या सोच रहा था उसे समझ में आ गया हो। महिला मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम किंग ही है। किंग ही। जियाओ मिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे याद आया कि उसने ये नाम पहले भी एक सिमुलेशन में देखा था। साउंड वैली के वैली मास्टर। फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज साउंड वैली का क्षेत्र था, इसलिए उसका यहाँ दिखाई देना समझ में आता था। महल की पोशाक पहने सुंदरी ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, आपको यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्यों मदद की। मेरा बस एक अनुरोध है। आपके जैसे युवा डू पूर्वज आम नहीं हैं। अगर मेरा अनुमान सही है तो आपका नाम जियाओ मिंग है ना? ये सही है। जियाओ मिंग ने हल्के से सिर हिलाया। चूंकि उसे पहचान लिया गया था इसलिए इनकार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्रतिष्ठा इस तरफ फैल जाएगी। इस बिंदु पर ज्यादा न सोचते हुए जियाओ मिंग ने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि मैं वैली मास्टर किंग ही की मदद कैसे कर सकता हूँ। चूंकि दूसरे पक्ष ने अभी अभी उसकी मदद की थी, इसलिए जियाओ मिंग को एहसान वापस करने में कोई आपत्ति नहीं थी अगर उसके पास ऐसा करने की क्षमता होती। मुझे आपसे हमारे लिए एक गोली परिष्कृत करने की ज़रूरत है, एक 6 रंग की 8वीं स्तरीय गोली जिसके लिए स्वर्गीय ज्वाला के उपयोग की आवश्यकता होती है, किंग यी ने कहा। स्वर्गीय ज्वाला। जियाओ मिंग अब समझ गया कि दूसरे पक्ष ने उसकी मदद क्यों की थी। यह इसी वजह से था। सिम्युलेटर ने साउंड वैली का कई बार जिक्र किया है, इसलिए मुझे लगता है कि दूसरे पक्ष के पास हमेशा यह अनुरोध था। जियाओ मिंग ने सोचा। सेंट्रल प्लेन्स में ऐसे बहुत कम कीमियागर थे जिनके पास स्वर्गीय ज्वाला थी। लेकिन 6 रंगों वाली 8वीं श्रेणी की गोली। वैली मास्टर किंग ही, मेरे पास अभी 6 रंगों वाली 8वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने की क्षमता नहीं है, जियो मिंग ने ईमानदारी से स्वीकार किया। मुझे इस बात का पता है, किंग यी ने समझदारी दिखाने के लिए सिर हिलाया, फिर कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी प्रतिभा के साथ इसे परिष्कृत करने में आपको अधिक समय नहीं लगना चाहिए। जैसे ही उसने बात की, किंग यी के हाथ में सफ़ेद रोशनी चमक उठी और उसके हाथ में एक टोकन दिखाई दिया। उस पर एक नज़र डालने के बाद उसने उसे जियो मिंग की ओर फेंक दिया। यह मेरी साउंड वैली से अतिथि टोकन है। आप इसका उपयोग हमारे स्थान का पता लगाने के लिए कर सकते हैं, किंग यी ने बैंगनी टोकन उसे सौंपते हुए कहा। जियो मिंग को टोकन मिलने के बाद, जिस पर आगे की तरफ ध्वनि और पीछे की तरफ अतिथि शब्द लिखा था, किंग यी ने उसे एक नीला स्क्रॉल भी दिया। स्क्रॉल को देखते हुए उसने छोटे अक्षरों की एक पंक्ति देखी जिस पर लिखा था, साउंड वेव हाई डीडू तकनीक, बांसुरी ध्वनि मन नियंत्रण। साउंड वैली में हम विभिन्न ध्वनि आधारित दूर तकनीकों में विशेषज्ञ हैं और साउंड वेव माइंड कंट्रोल शीर्ष 3 में शुमार है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये तकनीक एक बार इस्तेमाल किए जाने पर दुश्मनों के समूह की आध्यात्मिक बुद्धि को कुछ समय के लिए नियंत्रित कर सकती है और मजबूत आत्मा या विशेष प्रतिभा वाले लोगों द्वारा उपयोग किए जाने पर सबसे प्रभावी होती है। एक मजबूत आत्मा वाले कीमियागर के रूप में आप इसे संपार्श्विक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जब आपके पास 6 रंग की 8वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करने की क्षमता होगी तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे पास आएंगे। उद्धरण ... उस समय तक मुझे उम्मीद है कि बहुत देर नहीं होगी। किंग यी ने आखिरी वाक्य जोर से नहीं कहा। हालांकि किंग यी का मानना था कि जियाओ मिंग जल्दी से 6 रंग की 8वीं स्तरीय स्तर तक पहुंच सकता है, ये केवल उसकी अपनी राय थी। जिस तरह से डू वेनेरेट दायरे में पहुंचने के बाद एक स्टार से बेहतर होने में कई साल या दशकों लग जाते हैं, उसी तरह कई 8वें स्तर के कीमियागरों को 8वें स्तर पर पहुंचने के बाद बेहतर होने की कोशिश में कई दशक बिताने पड़ते हैं। जियाओ मिंग की प्रतिभा के साथ उसे इतना लंबा समय बिताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन भले ही वह हर साल एक स्तर से परिष्कृत की गई गोलियों के ग्रेड में सुधार करता, फिर भी उसे 6 रंगों वाली 8वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करने में 4 साल लग जाते। मुझे आश्चर्य है कि क्या पूर्वज तब तक टिक सकता है, किंग यी ने अपने दिल में आह भरी। जियाओ मिंग स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि किंग यी क्या सोच रहा था, लेकिन उसने स्वाभाविक रूप से संपार्श्विक को स्वीकार कर लिया। ये साउंड वेव माइंड कंट्रोल तकनीक अच्छी लग रही थी, शायद वह किंग लिन को इसे आजमाने दे सकता था। ZZZ ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स के साथ, कौन जानता था कि यह साउंड वेव माइंड कंट्रोल कितना शक्तिशाली हो सकता है। किंग यी के साथ जियाओ मिंग की बातचीत के दौरान आकाश में बिखरे हुए काले बादल फिर से घिर आए और गड़गड़ाहट पहले से भी अधिक तीव्र थी। क्रैक! चमकदार सफ़ेद रोशनी में बिजली चमक रही थी जो तेज तलवारों की लहरों की याद दिला रही थी। गड़गड़ाहट के साथ बहरा करने वाली आवाज़ें आ रही थीं और बादल सरपट दौड़ते और दहाड़ते जंगली घोड़ों के झुंड की तरह लग रहे थे, जो परत दर परत उनके सिर पर बह रहे थे और घने होते जा रहे थे और नीचे की ओर दबाव डाल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने घड़ी को शाम कर दिया हो और दुनिया को काले काले अंधेरे ने निगल लिया हो। ये गरजने वाला बादल गोलियों को परिष्कृत करते समय इकट्ठा होने वाले गरजने वाले बादलों से भी बड़ा लगता है।
जियाओ मिंग ने गरजते बादलों को देखते हुए मन ही मन सोचा। फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज का इलाका बहुत अनोखा है, एक विशेष बिजली की सरणी की तरह। अतीत में एक डू वेनेरेट ने एक बार एक संप्रदाय की स्थापना करने के लिए पर्वत श्रृंखला के एक निश्चित क्षेत्र में गरजते बादलों को तितर-बितर करने की कोशिश की थी। हालांकि गरजते बादलों को तितर-बितर करने के तुरंत बाद वे और भी अधिक शक्तिशाली रूप से संगठित हो गए। भले ही गरजते बादल फिर से तितर-बितर हो जाएं, वे और भी अधिक शक्तिशाली होने के लिए इकट्ठा होंगे। अंत में गरजते बादलों ने उस सीमा को पार कर लिया जिसका डू वेनेरेट विरोध कर सकता था, और उसके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरों ने भी यहाँ एक संप्रदाय बनाने का अपना विचार छोड़ दिया। किंग यी ने जियाओ मिंग की अभिव्यक्ति को देखने के बाद समझाया, हमारे हाल के युद्ध से गरजते बादलों का पुनर्गठन प्रभावित हो सकता है। हमें यहाँ लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। मैं अब विदा लेती हूँ। हमारे समझौते को याद रखें, उसने कहा। निश्चिंत रहें, जब मेरे पास ताकत होगी तो मैं निश्चित रूप से आपसे मिलने आऊंगी, जियाओ मिंग ने उत्तर दिया। हे, और मत भूलना तुम मुझे सिस्टर किंग कह सकते हो। आखिरकार मुझे तुम में बहुत दिलचस्पी है, छोटे लड़के। किंग यी ने एक कामुक हंसी के साथ कहा। उसका आकार धीरे धीरे पतली हवा में गायब हो गया, जिससे जियो मिंग और याओ तियानहुओ स्तब्ध चुप्पी में रह गए। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें पसंद करने लगी होगी? याओ तियानहुओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा कैसे हो सकता है? यह शायद सिर्फ उसका व्यक्तित्व है। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया और इस विचार को नकार दिया। उसे महसूस हो रहा था कि किंग यी के पास एक शुद्ध आभा थी और वह एक कामुक व्यक्ति नहीं थी। शायद उसके पास सिर्फ एक अजीबोगरीब हास्यबोध था। याओ तियानहुओ सिर्फ जियाओ मिंग को चिढ़ा रहा था और हंसने के बाद वह उससे उसकी भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से एक चांदी के सांप ने उसकी बातों को बीच में ही रोक दिया। गड़गड़ाहट। एक सांप के रूप में एक गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजी, जो एक सितारा डू वेनेरेट को टक्कर देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। जियाओ मिंग की ओर झपटा। इस तरह के हमले का सामना करते हुए जियाओ मिंग ने पलक भी नहीं झपकाए। आदरणीय तियानहुओ तुरंत उसके सामने चमके और उसे रोक दिया। याओ तियानहुओ जैसे 5 सितारा डू वेनेरेट के लिए इस तरह के सांप का विरोध करना आसान था। हालांकि सांप ने किसी तरह का स्विच चालू कर दिया था और 3 मीटर आकार के चांदी के सांप पहाड़ की चोटियों पर बरस पड़े। जियाओ मिंग, चलो अब चलते हैं, याओ तियानहुओ ने कहा। अब वह मुश्किल से ही रुक पाया। एक डू वेनेरेट स्तर का बिजली का सांप एक बात थी, लेकिन पूरा आकाश उनसे भरा हुआ था। कौन उसका सामना कर सकता था? चलो नीचे चलते हैं। इन पहाड़ों में बिजली को अवशोषित करने की क्षमता है और पर्वत श्रृंखला के निचले हिस्से में बिजली कमजोर होनी चाहिए। जियाओ मिंग ने पहाड़ की चोटियों के चारों ओर कुंडलित होते बिजली के सांपों को देखते हुए कहा। उसके मन में कुछ विचार चल रहे थे। आदरणीय तियानहुओ ने जियाओ मिंग के निर्देशों का पालन किया और पहाड़ के निचले हिस्से में उतर गया। ये स्थान भूरे रंग के पत्थरों से ढका हुआ था, जो स्पष्ट रूप से पिछली लड़ाई के दौरान गिरे थे, जिससे ये थोड़ा गंदा हो गया था। हालांकि यहाँ बिजली बहुत कमज़ोर थी और इसका उन दोनों पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही वे एक पत्थर पर रुके, आदरणीय तियानहुओ ने जियाओ मिंग की आवाज़ सुनी। वरिष्ठ याओ, क्या आपको लगता है कि पहाड़ से टकराने के बाद सभी बिजली के सांप स्वाभाविक रूप से गायब हो जाते हैं? आदरणीय तियानहुओ इस सवाल से अचंभित थे, लेकिन फिर उन्हें वह दृश्य याद आया जब वे उतरते ही बिजली के चाप जमीन पर दिखाई दिए थे। उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि यहाँ के पहाड़ कुछ ऊर्जा संग्रहित कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, उन्होंने जवाब दिया। जियाओ मिंग ने जवाब में थोड़ा सिर हिलाया और आगे कहा, अगर ये पहाड़ ऊर्जा संग्रहित कर सकते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि वे केवल इतनी कम मात्रा में ऊर्जा संग्रहित कर सकते हैं। फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज की स्थिति को देखते हुए, क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि ऊर्जा किसी और चीज़ द्वारा स्थानांतरित या अवशोषित की गई है? आदरणीय तियानहुओ ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैंने एक बार प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था कि फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज में बिजली के गुण वाला एक स्वर्गीय खजाना है, जियाओ मिंग ने समझाया। लेकिन अगर है भी, तो इसे पहले ही किसी ने ले लिया होगा। आदरणीय तियानहुओ ने जियाओ मिंग की ओर देखते हुए जवाब दिया। सेंट्रल प्लेन्स में शक्तिशाली व्यक्ति मूर्ख नहीं थे। स्वर्गीय खजानों के स्थान आमतौर पर बहुत खास होते थे, और जो लोग इस तथ्य को जानते थे वे अक्सर उन्हें खोजने के लिए विभिन्न अजीब जगहों की खोज करते थे। गिरती हुई थंडर पर्वत श्रृंखला, जो स्पष्ट रूप से एक अद्वितीय स्थल के विवरण से मेल खाती थी, पहले से ही पूरी तरह से खोजी जा चुकी होगी। जियाओ मिंग इससे निराश नहीं हुआ। आखिरकार वह अच्छी तरह से जानता था कि सिम्युलेटर में स्वर्गीय खजाने को ले जाया गया है या नहीं। शायद मैं इसे फिर से अनुकरण कर सकता हूं और देख सकता हूं कि क्या मैं इसे पा सकता हूं, उसने सोचा। गोलियों को परिष्कृत करने में बिताए कुछ दिनों के दौरान उसने अनुकरण करने का एक और अवसर जमा कर लिया था। आदरणीय तियानहुओ ने चिंतनशील जियाओ मिंग को देखा, ये समझते हुए कि उसके पास पहले से ही एक विचार है, और बस पूछा, तो क्या आपके पास कोई विचार है?
विचार। जियाओ मिंग ने खुद से सोचा, मेरे पास अभी कोई विचार नहीं है, लेकिन मेरे पास जल्द ही एक विचार होगा। सिम्युलेटर। डिंग, मेजबान के पास जीवन का अनुकरण करने का मौका है। क्या आप सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? सिमुलेशन शुरू करें। सिमुलेशन शुरू होता है। दिन 1, आप फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज के केंद्र में मध्यवर्ती 7वें स्तरीय हीलिंग पिल्स और एनर्जी रिकवरी पिल्स को परिष्कृत करते हैं। ये 7वें स्तरीय पिल लाइटनिंग और हॉल ऑफ सोल्स के माननीय बुजुर्गों का ध्यान आकर्षित करता है। जवाब में, आप खतरे को खत्म करने के लिए अपने साथी का अनुसरण करने के लिए अपने स्काई डेमन पपेट्स को तुरंत आदेश देते हैं। दिन 2, आप फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज के केंद्र में एक छेद खोदने के लिए स्काई डेमन पपेट्स को नियंत्रित करते हैं। आधे दिन तक खुदाई करने के बाद आपको पता चलता है कि कठपुतलियों की दिशा गलत है, जिससे आपको बहुत गुस्सा आता है। दिन 3, आप फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज में एक छेद खोदने के लिए स्काई डेमन पपेट्स को नियंत्रित करते हैं, और इस बार वे गलत दिशा में खुदाई नहीं करते हैं और तेजी से प्रगति करते हैं। दिन 4, जब स्काई डेमन पपेट्स खुदाई कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि बस देखना समय की बर्बादी है। आप 3 रंगों वाली 8वीं श्रेणी की गोली की रेसिपी, स्वर्गीय मिश्रण गोली, का एक स्क्रॉल निकालते हैं और उसका अध्ययन करना शुरू करते हैं। दिन 5, आप पूरे दिन गिरते हुए थंडर पर्वत श्रृंखला में एक चट्टान पर बैठते हैं। दिन 6, आप पूरे दिन गिरते हुए थंडर पर्वत श्रृंखला में एक चट्टान पर बैठते हैं। दिन 10, बिजली की ऊर्जा के प्रवाह का अनुसरण करने के बाद आप अंततः भूमिगत बिजली के कुंड में खुदाई करते हैं। कुंड में आपको एक फूल मिलता है। आदरणीय तियान हुओ फूल को बिजली के गुण वाले स्वर्गीय खजाने, शुद्ध कमल बहती बिजली के रूप में पहचानते हैं। आप अपनी आत्मा का उपयोग करके सीधे शुद्ध कमल बहती बिजली को अवशोषित करते हैं। दिन 12, बिजली की ऊर्जा आपके शरीर से होकर बहती है। एक दिन से अधिक अवशोषण के बाद आपकी ताकत में काफ़ी सुधार होता है। दिन 13, आप पूरे दिन आत्मा द्वारा निष्कासित ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। अध्याय 317, सिमुलेशन का अंत। दिन 30, आपको लगता है कि आत्मा द्वारा जारी की जा रही ऊर्जा को अवशोषित करना बंद करने का समय आ गया है। आपकी ताकत 8 सितारा डू पूर्वज तक पहुंच गई है। दिन 35, सुबह, आकाश में उड़ते समय आप एक शक्तिशाली डू वेनेरेट से मिलते हैं। ये देखकर कि आपके साथ एक डू वेनेरेट है, दूसरा पक्ष आपसे संघर्ष नहीं करता है। दिन 38, आप जियाओ यी जियान और किंग लिन को ढूंढते हैं और पाते हैं कि जियाओ यी जियान 8 सितारा डू पूर्वज तक पहुंच गया है। वे आपको देखकर रोमांचित हैं और आपके साथ पुनर्जीवित वेनेरेबल तियान हुओ को देखकर आश्चर्यचकित हैं। उस रात, आप जियाओ यी जियान के साथ एक गहन और अंतरंग बातचीत करते हैं और आदान प्रदान के दौरान आपका पालतू 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर मेडुसा में बदल जाता है। दिन 100, फॉलिंग स्टार पवेलियन के क्षेत्र से गुजरते समय आप अचानक अपने आसपास के लोगों को हाल ही में दिखाई देने वाली शोकपूर्ण जहर महिला के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। थोड़ी देर सुनने के बाद आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि वे स्थान जहां शोकपूर्ण जहर निकायों की पिछली पीढ़ियां नष्ट हो गईं, वे स्थान आज भी बंजर और जीवन से रहित हैं। आप उत्सुक हो जाते हैं और उन क्षेत्रों की जांच करने का फैसला करते हैं। दिन 150, आप तीसरे स्थान की जांच करते हैं जहां शोकपूर्ण जहर निकाय का स्वामी गिरा था, लेकिन आपको जहर की गोली विधि का वह उन्नत संस्करण नहीं मिलता है जिसकी आपको तलाश थी। आपको याओ चेन से जहर की गोली विधि की खोज स्थल का नक्शा न मांगने का पछतावा है। दिन 160, आप खोज छोड़ देते हैं। दिन 220, दोपहर में कीमिया का अध्ययन करने के बाद आपको पता चलता है कि काओ यंग मिलने आया था, लेकिन उसे जियो यी जियान और किंग लिन ने दरवाजे पर ही रोक दिया। दिन 250, आप जियो यी जियान और किंग लिन के लिए आइस क्लियर जेड नरिशिंग पिल, एक 2 रंग की 8वीं स्तरीय गोली, को परिष्कृत करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आपके पास मुख्य घटक कोल्ड जेड ट्विग नहीं है, इसलिए आपको इसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दिन 378, आपको आधिकारिक तौर पर पिल टॉवर के 8 महान बुजुर्गों में से एक के रूप में नामित किया जाता है। दिन 450, आपको पिल टॉवर शाखा में मामलों को संभालने के लिए भेजा जाता है। एक 8वीं रैंक का स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट आपके साथी को पसंद करता है। एक ही आदेश के साथ आप आदरणीय तियान हुओ को उस पर हमला करने के लिए कहते हैं और सिर्फ आधे घंटे में याओ तियान हुओ की 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग तकनीक द्वारा उस प्राणी को मौके पर ही मार दिया जाता है। आपको 8वीं रैंक का मॉन्स्टर कोर मिलता है। दिन 671, आपको वो फुल पॉइजन बॉडी का दफन ग्राउंड मिलता है जिसे याओ चेन ने पहले खोजा था। दिन 800, आप एक उच्च स्तरीय नीलामी में भाग लेते हैं और साउंड वैली के वैली मास्टर से मिलते हैं, जो आपसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। आप उनके साथ एक सुखद बातचीत करते हैं और औषधीय सामग्री ईविल वेन स्पिरिट स्प्रिंग की नीलामी करते हैं। दिन 1105, एक गोली का शोधन समाप्त करने के बाद आप सुनते हैं कि फॉलन स्पिरिट आइस सोर्स में एक नई बोन चिलिंग फ्लेम दिखाई दी है। आप जानते हैं कि खबर झूठी है, और यद्यपि ज्वाला भी एक विशेष प्रकार की ज्वाला है,
ये स्वर्गीय ज्वाला जितनी अच्छी नहीं है। आपको इसमें कोई रुचि नहीं है। दिन 1505, आपकी कीमिया कौशल एक अड़चन पर पहुंच गई है और आप वर्तमान में पिलटॉवर शाखा में कुछ पुस्तकों को देख रहे हैं। ये सभी पुस्तकें कीमिया कौशल में सुधार से संबंधित नहीं हैं। उन्हें पढ़ते समय आप एक डीटीएपल रेसिपी पुनरुत्थान की गोली के बारे में जानते हैं, जो डूबॉट दायरे से नीचे मर चुके लोगों को पुनर्जीवित कर सकती है और उनके शरीर को ढालते हुए सीधे उन्हें 9 सितारा डूसेंट के शिखर पर पहुंचा सकती है। दुर्भाग्य से आपके पास केवल इस गोली की रेसिपी का नाम है। दिन 1678, आप अपनी ताकत में एक सफलता हासिल करते हैं। दिन 1866, जैसे ही आप कीमिया के अध्ययन में खुद को डुबोते हैं, काओ यंग इस सप्ताह तीसरी बार आपसे मिलने आती है, अपने आकर्षक शब्दों और कार्यों से आपको लुभाने की कोशिश करती है। आप शांति से उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रहती है। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद आप उसे सबक सिखाने और उसके कार्यों के परिणामों को समझाने के लिए उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सहमत होते हैं। दिन 1867, गहन पाठ के बावजूद आप देखते हैं कि काओ यंग आपके साथ अधिक से अधिक चिपकी और जुनूनी होती जा रही है, और आप ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाते कि क्या आपने कोई राक्षस पैदा कर दिया है। दिन 2227, 3000 जलती हुई लौ में कुछ बदलाव होते हैं और एसोसिएशन के प्रमुख जुबान कोंगजी सभी 8 महान बुजुर्गों के लिए एक संदेश देते हैं जो वापस लौटने के लिए तैयार हैं। दिन 2658, आप पिलटॉवर चैंपियनशिप को पूर्ण लाभ के साथ जीतते हैं। दिन 2818, आपकी आत्मा के दायरे में फंस गई है और आप इसे तोड़ नहीं सकते। बहुत चिंतन के बाद आप हॉल ऑफ सोल से सोल एसेंस को जब्त करने का फैसला करते हैं। दिन 2890, 12 स्काई डेमन कठपुतलियों की मदद से जो 5 सितारा डू वेनरेट्स के बराबर हैं, आप जियाओ यी जियान और अन्य सहयोगियों का नेतृत्व करते हुए हॉल ऑफ सोल्स शाखा पर हमला करते हैं। शाखा का निर्मम नरसंहार आधे घंटे के भीतर पूरा हो जाता है और आप सफलतापूर्वक सोल एसेंस का एक समूह प्राप्त करते हैं। दिन 3335, आप हॉल ऑफ सोल्स की दूसरी शाखा पर हमला करते हैं। हालांकि आत्माओं का हॉल तैयार था, फिर भी वे आपके हमले का सामना नहीं कर सके और आपको आत्मासार का एक और समूह प्राप्त हुआ। दिन 3650, आप एक दिन साधना में बिताते हैं। सिमुलेशन का अंत। प्रतिभा आइटम का चयन। वर्तमान में उपलब्ध लेस देन गिरती थंडर माउंटेन रेंज से पत्थर ग्रेटर देन लेस देन डीटीएपल रेसिपी पुनरुत्थान की गोली ग्रेटर देन लेस देन शारीरिक बनावट जन्मजात दुखद जहर शरीर ग्रेटर देन तारांकन हॉन्फना। अपने सामने मौजूद विकल्पों को देखते हुए अपने स्वभाव के साथ जियाओ मिंग भी गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। एक डीटीएपल रेसिपी। उसे पहले कभी ऐसा विकल्प नहीं मिला था। एक डीटीएपल रेसिपी के सामने दुखद जहर शरीर बहुत कम महत्वपूर्ण लग रहा था। वास्तव में यह अब उसके लिए एक बाधा बनने की संभावना थी। अगर वह शोकपूर्ण जहर शरीर को चुनता तो उसका शरीर बदल जाता, और हालांकि वह अपनी आत्मा, स्वर्गीय ज्वाला और मजबूत आत्मा नियंत्रण के कारण अभी भी गोलियों को परिष्कृत कर सकता था, लेकिन वह केवल 7वीं स्तरीय गोलियों या उससे कम को ही परिष्कृत कर सकता था। यह असंभव था कि उसके पास 8वीं स्तरीय गोलियों या उससे अधिक को परिष्कृत करने की क्षमता होगी। बेशक ये केवल अटकलें थीं, लेकिन जियाओ मिंग जोखिम नहीं लेना चाहता था। डीटीएपल रेसिपी का आकर्षण एक कीमियागर के रूप में उसके लिए बहुत बढ़िया था। जियाओ मिंग ने जवाब नहीं दिया और आदरणीय तियान हो चुपचाप इंतजार करते रहे, ये सोचकर कि जियाओ मिंग स्वर्गीय खजाने को खोजने के तरीके पर विचार कर रहे थे। जियाओ मिंग की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत तेज थी। आश्चर्य के एक पल के बाद उन्होंने अपना संयम वापस पा लिया, अपने विचारों को दबा दिया और आदरणीय तियान हो से कहने से पहले एक पल के लिए विचार किया, मुझे पहले से ही पता है कि स्वर्गीय खजाने को कैसे खोजना है। ओह, फिर हमें क्या करना चाहिए? आदरणीय तियान हुओ ने उत्सुकता से पूछा, जियाओ मिंग की पिछली अभिव्यक्ति को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए और यह मानते हुए कि उन्होंने एक खोज की है। स्वाभाविक रूप से वे बिजली की ऊर्जा के मार्ग का अनुसरण करेंगे, जैसा कि सिम्युलेटर ने सुझाया था। जियो मिंग ने उसे इस विधि के बारे में बताया, लेकिन आदरणीय तियान हुओ ने आपत्ति जताई, अपने पैरों के नीचे ग्रे सफ़ेद पत्थर को हल्के से रौंदते हुए कहा, इस गिरती हुई थंडर पर्वत श्रृंखला के पत्थर लगातार बिजली गिरने के कारण बेहद मजबूत हैं। उन्हें खोदना आसान नहीं है, यहाँ तक कि डू पूर्वज के लिए भी। इस बारे में चिंता मत करो, हमारे पास अभी भी 2 कठपुतलियाँ हैं। उनके साथ हमें चूहों की तरह खुदाई करने की ज़रूरत नहीं है। जियो मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो ये तुम्हारे ऊपर है। हालांकि तुम्हें ऊर्जा का मार्ग खुद ही खोजना होगा। हालांकि मेरा आत्मा क्षेत्र तुम्हारे से ऊंचा है, एक कीमियागर के रूप में तुम इन चीज़ों के प्रति अधिक संवेदनशील हो, आदरणीय तियान हुओ ने कहा। चूंकि जियो मिंग के पास एक योजना थी, आदरणीय तियान हुओ को पता था कि मामला सुलझ चुका है और उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की।
आखिरकार वह अब सिर्फ जियो मिंग के अधीन था और ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव ही दे सकता था। जियाओ मिंग ने थोड़ा सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह समझ गया है और अब और शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आत्मा की शक्ति को छोड़ने ही वाला था कि अचानक सिम्युलेटर की आवाज़ गूंजी। डिंग, कृपया 3 विकल्पों में से एक चुनें। कभी कभी सिम्युलेटर काफ़ी अधीर हो जाता था। हर सिमुलेशन के बाद यह जियाओ मिंग को अपने पुरस्कारों का दावा करने के लिए याद दिलाता था, जैसे कि उसे डर हो कि वह भूल सकता है। मैं बाद में चुनूंगा, जियो मिंग ने जवाब दिया। बेशक वह आदरणीय तियानहुओ के सामने गोली की रेसिपी नहीं निकाल सकता था, इसलिए वह केवल इस तरह से जवाब दे सकता था। अध्याय 318 शुद्ध कमल बहती बिजली। सिम्युलेटर के हस्तक्षेप के बिना जियाओ मिंग की आत्मा शक्ति उसके माथे से आसानी से बह गई। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, गिरती हुई थंडर पर्वत श्रृंखला के भूभाग ने आत्मा शक्ति को बहुत दबा दिया, जिससे यह उसके चारों ओर केवल थोड़ी दूरी पर मंडराती रही। यदि वह आगे बढ़ता तो उस पर बिजली का हमला हो सकता था, लेकिन जियाओ मिंग चिंतित नहीं था क्योंकि उसे केवल ऊर्जा के प्रवाह को खोजने की आवश्यकता थी और उसे बड़े पैमाने पर अन्वेषण की आवश्यकता नहीं थी। उसके सामने पहाड़ की चोटी पर बिजली गिर रही थी, इसलिए उसे केवल ऊर्जा प्रवाह को महसूस करने और उसका अनुसरण करने की आवश्यकता थी। जियाओ मिंग की आत्मा शक्ति पहाड़ की सतह से जुड़ गई और उसने सब कुछ महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने सबसे पहले गड़गड़ाहट की गगनभेदी आवाज़ सुनी, जो पहाड़ों में राक्षसी दहाड़ की तरह गूंज रही थी, जिससे उसकी इंद्रियों में बहुत हस्तक्षेप हो रहा था। फिर उसने पहाड़ों से बहती बिजली की ऊर्जा की छोटी विद्युत धारा की आवाज़ को महसूस किया। जब चटकने की आवाज़ आई तो बिजली के चाप ने चट्टान की दीवार से जुड़ी जियाओ मिंग की आत्मा शक्ति को भी मारा। इस बीच आदरणीय तियानहुओ भी निष्क्रिय नहीं था। जियाओ मिंग को अपनी आंखें बंद करके खोज करने के लिए देखकर उसने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि सिर्फ देखना अनुचित था। उसने तुरंत अपनी आत्मा शक्ति को बाहर निकलने दिया और खोज करना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद आदरणीय तियानहुओ ने अनिच्छा से अपनी आंखें खोलीं। उसने महसूस किया कि ऊर्जा प्रवाह की खोज करना कहने जितना आसान नहीं है। हालांकि वह अपने आसपास थोड़ी दूरी पर कुछ सुराग देख सकता था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, विभिन्न ऊर्जाएं आपस में मिलती गईं और विलीन हो गईं, जिससे वह उलझन में पड़ गया। अब वह केवल जियाओ मिंग का इंतजार कर सकता था और देख सकता था कि क्या वह विशिष्ट ऊर्जा प्रवाह पा सकता है। जियाओ मिंग के धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने से पहले एक और आधा घंटा बीत गया। मैंने इसे पा लिया, उसने कहा। इसके साथ ही जियाओ मिंग ने अपने सामने चट्टान की दीवार की ओर इशारा किया और कहा, चलो यहाँ खुदाई करते हैं। आकाश दानव कठपुतलियाँ, बाहर आओ। उसके आदेश पर 2 आकाश दानव कठपुतलियाँ चट्टान के सामने प्रकट हुईं और खुदाई करने लगीं। गिरती हुई थंडर पर्वत श्रृंखला के तल पर चट्टानें काफ़ी कठोर थीं, लेकिन डू वेनेरेट स्तर की कठपुतलियों को ज़्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। जल्द ही दोनों कठपुतलियों ने 2 लोगों की चौड़ाई और ऊंचाई वाला एक मार्ग खोद दिया। फिर वे जियाओ मिंग और वेनेरेबल तियानहुओ के सामने से गायब हो गए। ये देखकर जियाओ मिंग ने वेनेरेबल तियानहुओ को देखकर मुस्कुराया और कहा, वरिष्ठ याओ, आपने पहले माननीय बुजुर्गों के साथ एक भयंकर लड़ाई की थी। आप शायद अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। क्या आप बाहर आराम करना चाहेंगे? ज़रूर, वेनेरेबल तियानहुओ ने सहमति जताई। जियाओ मिंग के शब्दों ने उसे एहसास दिलाया कि उसने वास्तव में अपनी पिछली लड़ाइयों के दौरान बहुत सारी डुक्यूई का सेवन किया था। पहाड़ की चोटी पर जियाओ मिंग की रक्षा करना, बिजली का विरोध करना और बाद में 2 माननीय बुजुर्गों से लड़ना उसके लिए काफ़ी भारी पड़ गया था। अब उसे अपनी डुक्यूई को वापस पाने की ज़रूरत थी ताकि बाद में किसी अप्रत्याशित स्थिति का सामना न करना पड़े। आदरणीय तियानहुओ को अपनी डुक्यूई को वापस पाने के लिए क्रॉस लेग बैठे देखकर जियाओ मिंग मन ही मन मुस्कुराया। अगर आदरणीय तियानहुओ अपनी डुक्यूई को वापस नहीं पाते तो जियाओ मिंग को उन्हें स्काई डेमन पपेट्स के साथ गड्ढा खोदने के लिए कहना पड़ता। लेकिन चूंकि आदरणीय तियानहुओ ये कर रहे थे, इसलिए इसे उन्हें परेशानी से बचा लिया गया। आदरणीय तियानहुओ पर नज़र डालने के बाद जियाओ मिंग उस गुफा में चले गए जिसे स्काई डेमन पपेट्स ने बनाया था और कुछ देर तक चलने से पहले चुपचाप अपने मन में कहा, सिम्युलेटर पुनरुत्थान की गोली के लिए नुस्खा चुनें। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनके सामने एक अत्यंत मजबूत ऊर्जा उतार चढ़ाव वाला स्क्रॉल दिखाई दिया। उसी पल जियाओ मिंग ने इसे अपनी स्टार रिंग में फेंक दिया। डीटीएपीएल रेसिपी को अपने कब्जे में लेकर जियाओ मिंग के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे शांत हो गया। उसने अपनी उंगली स्टार रिंग पर रगड़ी और रेसिपी की सामग्री की जांच किए बिना स्काई डेमन पपेट्स द्वारा बनाई गई गुफा की ओर चलना जारी रखा। डीटीएपीएल रेसिपी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे वह इस समय परिष्कृत कर सकता था। इसे पहले से देखने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसे तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि उसे इसे समझने की पर्याप्त शक्ति न मिल जाए। अगले कुछ दिनों में जियाओ मिंग और आदरणीय तियानहुओ बैठे और सुरंग खोदते समय स्काई डेमन पपेट्स को निर्देश दिया।
कभी कभी जियाओ मिंग उनकी दिशा सही कर देता। 7 दिनों के बाद वे एक विशेष रूप से बनाए गए खुले स्थान पर पहुंचे जहां कभी कभी बिजली के आग चमकते थे। जियाओ मिंग और आदरणीय तियान हुओ एक कुशन पर क्रॉस लेग बैठे थे। अचानक जियाओ मिंग ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, इसे पा लिया। ये सुनकर आदरणीय तियान हुओ ने भी अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। इतनी जल्दी? ये तेज नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरे स्काई डेमन पपेट्स ने कितने मील सुरंग खोदे हैं, जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस स्वर्गीय खजाने को पाना वाकई मुश्किल था और उसकी संवेदनशील आत्मा शक्ति और आकाशीय दानव कठपुतलियों के बिना इसे ढूंढना लगभग असंभव होता। हा, कुछ लोग अपने पूरे जीवन में इस स्वर्गीय खजाने को नहीं ढूंढ पाते, लेकिन आपने इसे सिर्फ 7 दिनों में ढूंढ लिया। क्या ये काफ़ी नहीं है? आदरणीय तियान हुओ ने दिल खोलकर हंसा। इस पर जियाओ मिंग ने बस मुस्कुरा दिया। चलो चलते हैं। ठीक है। ... जैसे ही जियाओ मिंग और आदरणीय तियान हुओ सुरंग से कुछ देर के लिए चले, अचानक उनके सामने एक हल्की रोशनी दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपनी गति तेज कर दी। जैसे जैसे रोशनी तेज होती गई, उन्हें धीरे धीरे एक हल्की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। धमाका धमाका। वे जितने करीब पहुंचे, गड़गड़ाहट की आवाज़ उतनी ही साफ होती गई और आसपास की रोशनी तेज होती गई, साथ ही बिजली की हल्की चमक भी। जैसे ही वे सुरंग के अंत में पहुंचे, उन्हें बिजली की अंतहीन चमक दिखाई दी। बिजली पूरे स्थान में चमक उठी, जिससे आसपास का वातावरण भयावह रूप से प्रभावित हुआ और पूरा क्षेत्र बिजली की दुनिया में बदल गया। धमाका। एक तेज धमाके के साथ एक मोटी बिजली की चमक नीचे गिरी, जिससे जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया और अनगिनत चट्टानें और रेत हर दिशा में उड़ गईं। आदरणीय तियान हुओ ने अपने आसपास की तेज बिजली को देखा और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। इस तालाब में बिजली की चमक संभवतः बाहर के गरजने वाले बादलों से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। उनकी नज़र बिजली से हटकर दूर एक जगह पर चली गई जहां कमल जैसा फूल खिल रहा था। फूल चमकीला और चमकदार था, लगातार लाल रोशनी उत्सर्जित कर रहा था और उसमें से बिजली की चमक निकल रही थी। क्या ये शुद्ध कमल की बहती बिजली है? जियाओ मिंग ने सबसे पहले बात की। आदरणीय तियान हुओ ने ध्यान से इसे पहचाना और सिर हिलाया। ये वास्तव में शुद्ध कमल की बहती बिजली है। इस तरह की रहस्यमय बिजली स्वर्गीय लपटों जितनी शक्तिशाली है और इसके चमत्कारी प्रभाव हैं। अगर मुझे सही से याद है तो इस रहस्यमय बिजली का असर हड्डियों को मजबूत करने और शरीर को मजबूत बनाने का है, जो किसी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। लेकिन ये बेहद खतरनाक भी है। एक गलत कदम आपकी हड्डियों को चकनाचूर कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्वज क्षेत्र में पहुंचने से पहले शरीर को शांत करने के लिए इस रहस्यमय बिजली का उपयोग करने से निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। ये शुद्ध कमल की बहती बिजली काफ़ी भयानक है, जियो मिंग ने कहा। दुनिया में कई स्वर्गीय खजाने हैं जिनमें अलग अलग विशेषताएं हैं, जैसे कि स्पिरिट वुड, स्वर्गीय जल, स्वर्गीय ज्वाला और रहस्यमय बिजली। उनमें से बिजली की विशेषता वाले खजाने को संघनित करना विशेष रूप से कठिन है और वे हमले के मामले में भी बेहद शक्तिशाली हैं। तो ये भयानक कैसे नहीं हो सकता? आदरणीय तियान हुओ ने आह भरी। जियो मिंग ने समझ में सिर हिलाया। इस बिजली के कुंड में बिजली की ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है और आप अपनी कठपुतलियों को इसमें भिगो सकते हैं। जहां तक उस रहस्यमयी बिजली की बात है तो बस मामले में मैं इसे आपके लिए ले आऊं, आदरणीय तियान हुओ ने प्रस्ताव दिया। बिजली की ऊर्जा बिजली के कुंड में केंद्रित थी और कोई नहीं जानता था कि इसमें प्रवेश करने के बाद क्या होगा। इसलिए आदरणीय तियान हुओ ने महसूस किया कि उनके लिए रहस्यमयी बिजली लाना बेहतर होगा। अध्याय 319 भक्षण। जियाओ मिंग की नज़र दूर रहस्यमयी बिजली पर टिकी हुई थी। बिजली बिजली के कुंड से फैल रही थी और कमल के पत्ते जैसा दिखने वाले एक क्रिस्टल प्लेटफॉर्म द्वारा उसे थामे रखा गया था। चमकती बिजली लगातार क्रिस्टल के पत्ते की सतह पर टिमटिमा रही थी और उसमें से बिजली के भयानक बोल्ट निकल रहे थे। इस बीच रहस्यमयी बिजली और कांच जैसा जैड पत्थर घूम रहा था, जिससे एक शानदार रोशनी निकल रही थी। आदरणीय तियान हुओ के शब्दों को सुनकर जियाओ मिंग ने सहमति में सिर हिलाया। यदि आदरणीय तियान हुओ उसके लिए शुद्ध कमल बहने वाली बिजली प्राप्त करना चाहते थे तो जियाओ मिंग खुशी से इसे स्वीकार कर लेंगे। शुद्ध कमल बहने वाली बिजली राजसी लग रही थी, लेकिन वह केवल 5 सितारा पूर्वज था। बिजली के कुंड को सुरक्षित रूप से पार करने और शुद्ध कमल बहने वाली बिजली प्राप्त करने के लिए उसे काफ़ी प्रयास करना होगा। इस प्रक्रिया में वह घायल भी हो सकता है। वह लापरवाह नहीं होना चाहता था और अपनी सुरक्षा को जोखिम में नहीं डालना चाहता था, जबकि वह बिना किसी प्रयास के खजाना प्राप्त कर सकता था। अगले ही क्षण आदरणीय तियान हुओ ने अंतरिक्ष में कदम रखा और बिजली के बोल्ट को अपने शरीर पर गिरने दिया। उसके चारों ओर बिजली चमकने लगी और टिमटिमाने लगी। जियाओ मिंग ने देखा कि कई, यदि दर्जनों नहीं, बिजली के बोल्ट आदरणीय तियान हुओ के शरीर पर लगे, जिससे एक भयावह दृश्य बना जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आदरणीय तियान हुओ शांत दिख रहे थे और जियाओ मिंग उनके शरीर पर एक हल्की लाल फिल्म देख सकता था, जो एक सुरक्षात्मक उपाय होना चाहिए।
एक पल में आदरणीय तियान हुओ बिजली के पुल को पार कर गए और शुद्ध कमल बहती बिजली के पास पहुंच गए। फिर उन्होंने इसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। धमाका! जैसे ही आदरणीय तियान हुओ शुद्ध कमल बहती बिजली को छूने वाले थे, उसमें से एक भयानक बिजली का बोल्ट फूटा और भयंकर रूप से उनके हाथ पर लगा। यहाँ तक कि आदरणीय तियान हुओ, जो कि उनके जैसे ही शक्तिशाली थे, को भी हमले के कारण एक छोटा कदम पीछे हटना पड़ा और उनके हाथ में झुनझुनी महसूस हुई। इसे दूर करने के लिए उन्हें लगातार अपना हाथ हिलाना पड़ा। ये शुद्ध कमल प्रवाहित बिजली वास्तव में काफ़ी मुश्किल है, आदरणीय तियान हुओ ने आश्चर्य से कहा और उन्होंने एक बार फिर अपना हाथ बिजली की ओर बढ़ाया। ऐसा लग रहा था कि बिजली का कुंड उस समय प्रज्वलित हो गया था और उसके चारों ओर बहुत अधिक बिजली चमक रही थी, जो लगातार उस पर गिर रही थी। एक सेकंड में वह बिजली की चपेट में आ गया और उसका पूरा शरीर चमक उठा। बूम बूम! बिजली की निरंतर धारा उसे लगातार मार रही थी। तीव्र बौछार के बावजूद आदरणीय तियान हुओ पीछे नहीं हटे। बूम! आखिरकार उनके हाथ ने शुद्ध कमल की बहती बिजली को छुआ। अचानक ये हिंसक हो गया और एक हाथ जितनी मोटी बिजली का बोल्ट उसमें से फटा और बुरी तरह से उसके हाथ पर लगा। आदरणीय तियान हुओ की बांह के चारों ओर का स्थान बिजली के बोल्ट को बुझाने के लिए थोड़ा विकृत हो गया। फिर उसने अवसर का लाभ उठाया और शुद्ध कमल की बहती बिजली को पकड़ लिया। जैसे ही आदरणीय तियान हुओ रहस्यमय बिजली को जबरन बाहर निकालने वाले थे, उन्होंने जियाओ मिंग को उन्हें पुकारते हुए सुना। अपना सिर घुमाते हुए उसने देखा कि जियाओ मिंग कमल के बीच की जैड पत्तियों की ओर इशारा कर रहा था, जो शुद्ध कमल बहती बिजली द्वारा छोड़ी गई थीं। आदरणीय तियान हुओ ने तुरंत समझ लिया कि जियाओ मिंग चाहता था कि वह इन सभी चीज़ों को एक साथ ले जाए। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना हाथ हिलाया और सभी जैड पत्तियां एकत्र हो गईं। फिर उसने बलपूर्वक शुद्ध कमल बहती बिजली को अपनी हथेली में फंसा लिया और उसे जियाओ मिंग की ओर वापस ले गया, उसे भेंट किया। ये लो! जियाओ मिंग ने आदरणीय तियान हुओ की हथेली पर थोड़ी विकृत जगह को देखा, जिसके अंदर बिजली चमक रही थी, और असहाय होकर मुस्कुराया। इस शुद्ध कमल बहती बिजली को संभालना आसान नहीं है और इसे खाने के लिए यह अच्छी जगह नहीं है। वरिष्ठ याओ, क्या आप मेरे लिए जैड की पत्तियां निकाल सकते हैं? आदरणीय तियान हुओ सहमत हुए और सफ़ेद रोशनी की एक चमक में एक चमकदार कांच की रोशनी उत्सर्जित करने वाली पारदर्शी जैड पत्तियों का ढेर जमीन पर दिखाई दिया। जियाओ मिंग ने जैड के बीज लिए और उन्हें आदरणीय तियान हुओ के हाथों में शुद्ध कमल बहती बिजली के चारों ओर लपेट दिया। वरिष्ठ याओ, अवरोध को हटाओ, जियाओ मिंग ने कहा और आदरणीय तियान हुओ ने शुद्ध कमल बहती बिजली के चारों ओर के स्थानिक अवरोध को हटा दिया। बाधा के बाहर शुद्ध कमल बहती बिजली जैड पत्तियों में सुरक्षित रूप से लिपटी हुई थी, जो कांच की रोशनी के एक प्रभामंडल से घिरी हुई थी, बिना किसी गड़गड़ाहट के विस्फोट के। जाहिर है, जैड की पत्तियां रहस्यमय बिजली के उन्माद को दबा सकती थीं। ये देखकर कि उसका अनुमान सही था, जियाओ मिंग ने राहत की सांस ली। उसने कमल के बीज की जैड पत्तियों को पकड़ लिया जो कांच की रोशनी उत्सर्जित कर रही थीं और आदरणीय तियान हुओ की ओर मुस्कुराया। ये कमल के बीज की जैड पत्तियां शोधन के लिए उत्कृष्ट सामग्री हैं। वे शुद्ध कमल बहती बिजली के समान मूल से पैदा हुए हैं और स्वर्ग और पृथ्वी के सार से भी संघनित हैं। शोधन के लिए उपयोग किए जाने पर वे बिजली विशेषता वाले डूक्यूई के साथ प्रतिध्वनि क्षमता में काफ़ी सुधार कर सकते हैं। वे बिजली के गुणों वाले लोगों के लिए अमूल्य खजाने हैं, और क्योंकि वे एक ही मूल से पैदा हुए हैं, वे शुद्ध कमल बहती बिजली को भी दबा सकते हैं। आदरणीय तियान हुओ ने अपना सिर हिलाया और जियाओ मिंग के हाथ में जैड ग्लास के पत्तों को देखा। अगर यह चीज़ बाहर रखी जाती है तो शायद बिजली विशेषता वाले विशेषज्ञ इसके लिए तब तक लड़ेंगे जब तक खून नहीं बह जाएगा। हे, मैं मूल रूप से बिजली मंच लेना चाहता था। वह चीज़ भी एक खजाना है, लेकिन इसे लेने के बाद यहाँ फिर से शुद्ध कमल बहने वाली बिजली का उत्पादन करना मुश्किल हो सकता है, उन्होंने कहा। आपने सही निर्णय लिया, हर चीज़ के लिए थोड़ी जगह छोड़ दें। हमारे लाभ पहले से ही पर्याप्त हैं, जियाओ मिंग ने कहा और वे जिस तरह से आए थे उसी तरह वापस चले गए। चलो वापस आते हैं, बाद में। वरिष्ठ याओ, मैं तुम्हें मेरी रक्षा करने के लिए परेशान करूंगा, जियाओ मिंग ने कहा। आपने मुझे दूसरा मौका दिया, आप एक बार फिर विनम्र क्यों हो रहे हैं? आदरणीय तियान हुओ ने हंसते हुए कहा जब वह उसके पास पहुंचा। जैसे ही वे चले गए, बिजली पुल अपनी पिछली स्थिति में लौट आया, अगले भाग्यशाली व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। आराम करने की जगह पर वापस आकर जियाओ मिंग क्रॉस लेग बैठ गया, जबकि आदरणीय तियान हुओ ने अपनी दूरी बनाए रखी। अपने हाथ में रहस्यमय बिजली के साथ जियाओ मिंग ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कांच के जैड के टुकड़े को उठाया। रहस्यमय बिजली से भयानक बिजली चमकी, जो एक के बाद एक जियाओ मिंग के शरीर पर गिरी। हालांकि वह तैयार था और उसके पास खुद को बचाने के लिए डूक्यूई था, लेकिन वह दबी हुई कराह से खुद को नहीं रोक सका और पूरे शरीर में हल्की झुनझुनी महसूस की। जल्दी में जियाओ मिंग ने अपनी आत्मा को बुलाया, जो बुद्धिमान लग रही थी, क्योंकि वह जल्दी से शुद्ध कमल बहती बिजली के पास पहुंची। क्रैक!
शुद्ध सफ़ेद आत्मा पर बिजली गिरने पर हवा में एक बहरापन भरा क्रैक भर गया। लेकिन संपर्क के क्षण में आत्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के बिजली को निगल लिया। बिजली के चले जाने से शुद्ध कमल बहती बिजली का उन्माद कम नहीं हुआ, बल्कि और भी हिंसक हो गया। बिजली के मोटे बोल्ट निकले, शुद्ध कमल बहती बिजली को बिजली के सांपों की तरह उलझा दिया, जिससे उसके पूरे शरीर में बिजली की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। इसके चारों ओर पहले से मंद स्थान अब शानदार ढंग से प्रकाशित हो गया था। हालांकि आत्मा हिंसक बिजली से असाधारण रूप से उत्तेजित लग रही थी, उन्मत्त रूप से घूम रही थी और नीचे गिरने वाली बिजली के बोल्टों को खा रही थी। जियाओ मिंग आत्मा के शरीर के भीतर ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था, और उसने ये भी देखा कि इसमें एक नया गुण आ गया था। आत्मा को इतना उत्साहित देखकर जियाओ मिंग का ध्यान भी उसके हाथ में हिंसक रूप से भड़की हुई शुद्ध कमल बहती बिजली की ओर गया। एक विचार के साथ आत्मा एक छोटे सांप में बदल गई, उसके हाथ के चारों ओर लिपट गई और फिर एक ही घूंट में शुद्ध कमल बहती बिजली को निगल गई। धमाका! शुद्ध कमल बहती बिजली पूरी तरह से फट गई और इसकी बिजली की उत्पत्ति अंततः फट गई। हालांकि आत्मा द्वारा निगले जाने के कारण यह कोई लहर पैदा नहीं कर सका और आत्मा की सतह पर केवल कुछ छोटे विद्युत चाप देखे जा सकते थे। पफ! बगल से जियाओ मिंग की हरकतों को देखते हुए आदरणीय तियानहुओ अपना मुंह हिलाए बिना नहीं रह सके। वह नहीं जानता था कि जियो मिंग किस क्यूई विधि की साधना कर रहा था, लेकिन उसने वास्तव में एक स्वर्गीय खजाने को इतनी आसानी से निगल लिया। उसके लिए भी इस रहस्यमय बिजली को निगलने की तैयारी करने में बहुत समय लगेगा, जिसमें विफलता की उच्च संभावना है। जियो मिंग की तरह इसे इतनी आसानी से और लापरवाही से करना असंभव था। अध्याय 320 संयोग से बर्फ की नदी घाटी से मिलना। जब आदरणीय तियानहुओ विचारों में खो गए तो जियाओ मिंग ने पहले ही अपनी आत्मा को वापस बुला लिया था और उसे शुद्ध कमल बहने वाली बिजली को पूरी तरह से अवशोषित करने में सहायता की थी। जियाओ मिंग की हरकतों को देखते हुए आदरणीय तियानहुओ ने बैठने के लिए एक जगह ढूंढी और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। 20 दिन एक झटके में बीत गए। इस दौरान जियाओ मिंग ने शुद्ध कमल बहने वाली बिजली को पूरी तरह से निगल लिया था। बिजली के प्रभाव में जियाओ मिंग का भौतिक शरीर एक बार फिर से कठोर हो गया था। उसी समय उनका डू क्यूई 8 सितारा डू पूर्वज तक पहुंच गया था। शक्ति में इस अचानक उछाल ने आदरणीय तियानहुओ को अवाक कर दिया। उसने खुद से सोचा कि रहस्यमय बिजली वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे जादुई खजाना है। जब तक कोई शरीर के शोधन को सहन कर सकता है, तब तक उसकी शक्ति छलांग और सीमा से बढ़ जाएगी। जब जियाओ मिंग ने अपनी आत्मा से लगभग सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली, तो उसने उसे प्रतिक्रिया बंद करने को कहा। हालांकि आत्मा अभी भी उसे ऊर्जा प्रदान कर सकती थी, लेकिन अब वहां से जाने का समय आ गया था, अन्यथा जियाओ ही जियान घायल हो जाता। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उनमें बिजली की एक चमक दिखाई दी, जिसने एक पल के लिए मंद मार्ग को रोशन कर दिया, जैसे कि दिन का उजाला हो। आदरणीय तियानहुओ ने कुछ असामान्य देखा और उठकर जियाओ मिंग के पास चले गए। उन्होंने अपनी दाढ़ी को सहलाया और हंसे। आपकी साधना की गति वास्तव में आश्चर्यजनक है, यह इस बूढ़े व्यक्ति को अवाक कर देती है। हा, मैं बाहरी चीजों पर निर्भर करता हूँ, ये प्रशंसा के योग्य नहीं है, जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। फिर वह खड़ा हुआ, अपनी मुट्ठी बंद की और उसके पूरे शरीर में बिजली चमक उठी। बिजली का एक बोल्ट उसके अंदर से निकला और एक चट्टान से टकराया, जिससे वह तुरंत धूल में बदल गई और पूरे क्षेत्र में फैल गई। इस बिजली की शक्ति वास्तव में भयानक है, शुद्ध कमल प्रवाहित बिजली होने के योग्य है, आदरणीय तियानहुओ ने जमीन पर धूल को देखते हुए आश्चर्य से कहा। फॉलिंग थंडर माउंटेन रेंज की चट्टानें अक्सर बिजली से टकराती थीं और उनमें इसका प्रतिरोध करने की क्षमता थी, जिससे वे काफ़ी मजबूत थीं। बिजली के एक छोटे से बोल्ट से एक बड़े पत्थर को धूल में बदलना आसान नहीं था। शक्ति वास्तव में प्रभावशाली है। कुछ बिजली विशेषता वाली डू तकनीक सीखना एक अच्छा विकल्प होगा, जियाओ मिंग ने खुद से सोचा। हालांकि वह कुछ बिजली आधारित डू तकनीक सीखना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसे अभी इसे टालना पड़ सकता है। उसने मुख्य रूप से आग आधारित डू तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया, और भले ही उसने कुछ बिजली आधारित तकनीकें जोड़ दी, इससे उसकी लड़ाकू शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होगी। ये केवल उसकी अनुकूलन क्षमता को बढ़ाएगा और यह समय की बर्बादी होगी। साथ तौर पर कई तकनीकें सीखने के बजाय किसी एक तकनीक में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बेशक अगर कोई विशेष रूप से उपयोगी उच्च श्रेणी की बिजली विशेषता वाली डू तकनीकें होती तो जियाओ मिंग उन्हें आजमाने में कोई आपत्ति नहीं करता। उसने अपनी मुट्ठी छोड़ दी और उसके चारों ओर जो बिजली थी वह धीरे धीरे उसके शरीर में फैल गई। वरिष्ठ याओ, हम कब से गिरते हुए थंडर पर्वत श्रृंखला में हैं? जियो मिंग ने पूछा। हमें आए हुए लगभग 30 दिन हो गए हैं, तियानहुओ ने उत्तर दिया। 30 दिन? अब समय आ गया है कि हम निकलकर जियान, एर और किंगलिन को खोजें। जियो मिंग ने उन्हें पहले ही चिन्हित कर लिया था, इसलिए वह उन्हें खोजने के लिए बिना सिर वाली मक्खी की तरह इधर उधर नहीं भागेगा।
अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हुए जियोमिंग और आदरणीय तियान हुओ सीधे निकटतम अंतरिक्ष वर्महोल की ओर उड़ गए। यात्रा के अगले कुछ दिनों में जियोमिंग का ध्यान अपने हाल ही में आसमान छूते डूक्यू को स्थिर और मजबूत करने पर केंद्रित था। ईमानदारी से कहें तो जियोमिंग का डूक्यू हाल के महीनों में बहुत तेजी से बढ़ा था, जिससे अनिवार्य रूप से कुछ अस्थिरता पैदा हुई। सौभाग्य से उसके पास फॉलेन हॉट फ्लेम था, एक साधना कलाकृति जो लगातार उसके डूक्यू को नियंत्रित करती थी। अन्यथा जियोमिंग अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए इस तरह के जल्दबाजी वाले तरीके का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता। फिर भी अपने स्वयं के डूक्यू से जल्दी से परिचित होने के लिए जियाओमिंग ने अभी भी ध्यान केंद्रित किया और इसे परिष्कृत करने के लिए फॉलन हॉट फ्लेम को नियंत्रित किया। पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए। जब जियाओमिंग ने सत्र के बाद अपनी आंखें खोलीं तो उसने एक दूर का चांदी का प्रभामंडल देखा जहां एक घना स्थानिक उतार चढ़ाव बह रहा था। जब उसने चांदी के प्रभामंडल को देखा तो अंतरिक्ष यान को नियंत्रित करने के प्रभारी आदरणीय तियान हुओ ने कहा, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। जैसे ही जियाओई जियान पर उसके द्वारा छोड़े गए निशान की प्रतिक्रिया स्पष्ट हुई, जियाओमिंग अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर पर बहने वाली झिलमिलाती सफ़ेद फ्लोरोसेंट रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अंतरिक्ष यान चांदी की रोशनी की तरह चमक उठा और तेजी से मार्ग से गुजर गया। बस कुछ पलक झपकते ही ये चांदी के प्रभामंडल के स्थान के पास पहुंच गया। तीव्र स्थानिक उतार चढ़ाव के तहत अंतरिक्ष यान हिंसक रूप से हिल गया। जियाओमिंग और आदरणीय तियान हुओ ने इस अशांति पर ध्यान नहीं दिया। उनके चेहरे शांत रहे क्योंकि उन्होंने अंतरिक्ष यान को नियंत्रित किया और एक तेज आवाज के साथ प्रभामंडल से बाहर निकल गए। पलक झपकते ही चांदी का प्रभामंडल पहुंच में आ गया। वहां एक विशाल पत्थर का मंच था जो पूरी तरह से बर्फीली सफ़ेद चट्टानों से बना था। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि यह पत्थर का मंच लगभग 100 मीटर ऊंचा था, जिसके नीचे 1 दर्जन या उससे ज्यादा विशाल पत्थर के खंभे थे। पत्थर के खंभे पत्थर के मंच को सहारा दे रहे थे, जो दूर से देखने पर ऊंचे खंभों की तरह लग रहे थे। इस पत्थर के मंच पर जगह किसी भी अन्य जगह से अलग थी। ये बेहद अव्यवस्थित लग रहा था, जिसमें जगह का एक बड़ा हिस्सा बेहद विकृत था और यहाँ तक कि कुछ धुंधली सी अंधेरी दरारें भी थीं। इस विकृत जगह से लगातार चांदी की रोशनी फूट रही थी और हर बार जब चांदी की रोशनी दिखाई देती थी तो कई आकृतियां अंतरिक्ष से बाहर निकलती थीं और नीचे पत्थर के मंच पर गिरती थीं। विकृत जगह में एक चांदी की रोशनी चमकी और उसमें से 2 आकृतियां, एक बूढ़ी और एक जवान, चमक उठीं। पत्थर के मंच पर उतरने से पहले उनके पैर हल्के से शून्य पर पहुंचे। विकृत स्थान से निकली आकृतियां स्वाभाविक रूप से जियाओमिंग और आदरणीय तियान हुओ थीं। उतरने के बाद जियाओमिंग ने राहत की सांस ली, दिशा की पहचान करने के लिए आसपास के वातावरण को स्कैन किया और आदरणीय तियान हुओ को जाने के लिए कहने वाला था। लेकिन अचानक जियाओमिंग की पीठ के पीछे दूर के आकाश में एक हिंसक स्थानिक उतार चढ़ाव दिखाई दिया। फिर 1 दर्जन से अधिक विशेष रूप से निर्मित सफ़ेद शानदार अंतरिक्ष नौकाएं आकाश में दिखाई दीं। शानदार अंतरिक्ष नौकाओं की अचानक उपस्थिति ने तुरंत आसपास के अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया और फिर विस्मय और चर्चाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। आइस रिवर वैली के लोग, उन्हें यहाँ क्या लाता है? एक दर्शक ने जिज्ञासा से पूछा। मैंने सुना है कि उन्होंने हाल ही में एक महिला की खोज की है जिसके बारे में संदेह है कि वह शोकपूर्ण विश्व महिला है। आइस रिवर वैली को हमेशा विशेष काया एकत्र करने का जुनून रहा है। वे शायद इसी के लिए आए हैं, एक अन्य व्यक्ति ने समझाया। दुखद जहर शरीर, कोई आश्चर्य नहीं, आइस रिवर वैली एक ब्लडहाउंड की तरह लगती है जो विशेष शरीर को सूंघ सकती है। मुझे नहीं पता कि दुखद जहर महिला की खबर सच है या नहीं, लेकिन अरे यह अच्छा है कि आइस रिवर वैली के लोग यहाँ हैं। अन्यथा अगर दुखद जहर शरीर फट गया तो यह वास्तव में बुरा होगा। अंतरिक्ष नौकाओं से उतरे सफ़ेद वस्त्र पहने सैकड़ों शिष्यों के आने से चर्चा बाधित हुई। नेता बर्फ सफ़ेद बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने जटिल हिमपात के पैटर्न वाला सफ़ेद फुदकदार कोट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी, लेकिन उसकी उपस्थिति से ठंड का एहसास होता था जिससे देखने वालों की रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती थी। सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग के प्रकट होने के साथ आसपास का इलाका एक बार फिर बेचैन हो गया और एक बार फिर बड़बड़ाहट और चीखें गूंजने लगीं। क्या वह आइस रिवर वैली का पहला एल्डर तियान शुआंगजी नहीं है? एक व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा। उन्होंने उसे संगठित भी किया। मैंने सुना है कि तियान शुआंगजी कई साल पहले ही डू वेनेरेट दायरे में पहुंच चुका था। आइस रिवर वैली वास्तव में बहुत सारे संसाधनों को शोकपूर्ण जहर वाली महिला को पकड़ने के लिए खर्च कर रही है। ऐसा लगता है कि शोकपूर्ण जहर वाली बॉडी के बारे में खबर सच है।